तो फ्रेंड्स, जैसे कल हमने सेशन लिया था इसी का पार्ट 1 कि डिटैच कैसे हुए और क्यों जरूरी है हम सभी के लिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने कल रात को अगर टाइम मिला होगा तो जरूर सोचा होगा कि हम किन किन से अटैच हैं, क्योंकि जब तक कि आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि आपकी बीमारियां क्या हैं तो इलाज कैसे करेंगे। हर बीमारी का इलाज अलग अलग होता है, हर अटैचमेंट का भी इलाज अलग अलग होता है। पर हाँ, जो मेन रूट है हमारी आसक्ति का, हमारे अटैचमेंट का, वो एक ही है और वो हम चीज जानेंगे बाद में। पर जैसे मैंने कल आप लोगों को छोटे मोटे एग्जाम्पल देके बताए थे कि फिजिकल अटैचमेंट्स क्या है, मेंटल इमोशनल अटैचमेंट क्या है और स्पिरिचुअल अटैचमेंट क्या है। तो इतना आपको डायग्नोस करना चाहिए कि मेरी बीमारी कहाँ कहाँ पे है। जैसे मेरी बीमारी फिजिकल अटैचमेंट में नहीं है परंतु इमोशनल और स्पिरिचुअल में है, तो वहां पे मुझे काम करना है। बीमारी मालूम चलेगी तब तो स्टार्ट करूंगी। तो चलिए इसको डिस्कस करेंगे बाद में। आज सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी एक कहानी को लेकर जो मेरे लिए बहुत प्रिय है और शायद थोड़ा समझ जाएंगे कि डिटैचमेंट क्यों जरूरी हो जाता है। ययाति की कहानी शायद कई लोगों ने सुना होगा। वो एक बहुत बड़े राजा थे और उनके 10 पुत्र थे। बहुत विलासी थे, बहुत बहुत रानियां थी और बहुत बड़ा राजपाट था और बहुत खुश रहते थे अपनी जिंदगी में। जब 100 साल के हुए तो मृत्यु इनके दरवाजे पर आके खड़ी हो गई कि ययाति अब तुमको चलने का टाइम आ गया है। ये कहानी है, मृत्यु बताती नहीं है, सीधा लेके चली जाती है। पर ययाति को बोलती कि तुम्हें चलना है। ययाति बोलता है कि अभी तो मेरे सिर्फ 100 ही साल हुए हैं, इतना बड़ा राजपाट, इतनी सारी रानियां, और मैंने भोगा ही कहाँ है। मुझे थोड़ा तो टाइम दो भोगने के लिए। अभी मेरी इच्छाएं ही नहीं पूरी हुई हैं। मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, सब बताने लग जाता है मृत्यु के देवता को। तो मृत्यु के देवता बोलते कि मैं आया तो हूँ, मुझे लेके तो जाना है किसी को, तो अब देखो तुम क्या कर सकते हो। तो कहता है मेरे 10 पुत्र हैं, उसमें से मैं किसी से पूछ के देखता हूँ। तो 10 पुत्रों को बुला के पूछता है, कोई नहीं पहले जवाब देता। जो सबसे छोटा पुत्र रहता है, सिर्फ 12 साल का, वो आता है और कहता है कि ठीक है पिताजी, मैं जाने के लिए तैयार हूँ आपके बदले में। तो वो कहते हैं राजा कि बेटा तू तो सबसे छोटा है और अभी तो तूने जीवन को भोगा ही नहीं, तुम क्यों जाना चाह रहे हो। उसका पुत्र बहुत समझदार था, बहुत। उसको आंसर देता है कि जो भोगना, जो इच्छा आपकी 100 साल में पूरी नहीं हुई है, क्या वो मेरी पूरी होगी। जब पूरी ही नहीं होनी है तो अभी जाऊं या बाद में जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। पर मैं जाने के लिए तैयार हूं। कहा जाता है कि मृत्यु के देवता उसके सबसे छोटे पुत्र को लेकर चले गए। फिर 100 साल के बाद मृत्यु का देवता फिर आता है। फिर वही तृष्णाएं, भोगने की इच्छा, जीवेशना, जीवन को पकड़ने की इच्छा। दूसरा पुत्र भी जाता है। कहा जाता है ऐसे करते करते 1000 वर्ष बीत जाते हैं, जब सारे उसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी रहती है। और आखिरी में 1000 वर्ष के बाद जब मृत्यु आती है तब भी ययाति का मन नहीं भरा था। तो ये मत सोचना कि ये ययाति की कहानी है, ये हम सब की कहानी है। हम हमेशा जीना चाहते हैं इस पृथ्वी पर, हमेशा के लिए, और चाहते हैं कि हमारे जितने लोग भी हैं, हमारे प्रिय लोग, वो भी हमेशा हमारे साथ रहें। तो वो जो तृष्णाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होंगी, चाहे आप कितना भी उसे भोगिए और सोच लीजिए कि मैं तृप्त हो जाऊंगा, नहीं हो पाएगी। अमरपेल की भांति है तृष्णा, दुष्पूर है। बस हमको अवेयर रह के अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल करना है, उनको समझदारी से यूज करना है। जैसे मैंने कल भी बताया था, मोह मतलब जो चीज हमारे पास है उसको पकड़ने की इच्छा, लोभ जो हमको नहीं है उसको पाने की इच्छा। तो ये दोनों, चाहे मोह बोलिए चाहे लोभ बोलिए, हमारी क्रेविंग्स को बढ़ाती हैं और हमको बार बार पृथ्वी पर आने के लिए मजबूर करती हैं। हम कोई भी चीज अपनी खोने से डरते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे हमारी फ्रेंड्स हो, चाहे हमारा गुरु हो, चाहे हमारे रिचुअल्स हो, कोई भी चीज हो। जो ये डर है, जो इनसिक्योरिटी है,
वो हमारे इसीलिए है क्योंकि जो हमारे अंदर खालीपन है, हम उस खालीपन को उनको एक सिंबल के रूप में देखकर, सिंबल का अर्थ होता है कि हम उसको प्रतिरूप मान रहे हैं, उसके अनुरूप मान रहे हैं कि जो मेरे अंदर खालीपन है वो इनसे भरेगा, तो हम उनसे सुख लेते हैं, चाहे वो इंद्रिय सुख हो या चाहे वो प्यार का इमोशनल सुख हो, पर हम अपने खालीपन को उन सिंबल्स के द्वारा पूरा करने की कोशिश करते हैं। और यही हमारा भ्रम होता है। चाहे हमारे पास कितना भी कुछ हो जाए, हम कितना भी भोग ले, हमारा अंदर का खालीपन तब तक रहेगा जब तक कि हम अपने हायर सेल्फ से, अपनी पूर्णात्मा से, अपने आप से कनेक्ट नहीं होंगे। तो ओशो ने इसके लिए बहुत ही अच्छी चीज कहा कि मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए तो भी आप अवेयर हो जाते हो, कॉन्शियस हो जाते हो, पर प्यार का क्या? क्योंकि प्यार में हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, हमको पूरे टाइम उनका प्रेजेंस चाहिए, उनका अटेंशन चाहिए, चाहे बच्चों के साथ हो चाहे स्पाउस के साथ हो। हम डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी खुशी के लिए और बहुत जल्दी जल्दी हर्ट होते हैं। आज जो इतनी दुनिया में साइकेट्रिस्ट लोगों की दुकानें चल रही हैं वो इसीलिए तो है कि कोई सेटिस्फाइड ही नहीं है अपने रिलेशनशिप से। हर एक को कुछ ईगो प्रॉब्लम्स और ज्यादा कुछ पाने की चाह। ये जो रिलेशनशिप में है कि मैं डिपेंडेंट हूं और वो मुझे वापस नहीं कर रहा है, तो ये आप भ्रम में मत रहना, चाहे कोई कितना भी आपका परफेक्ट हस्बैंड हो, आपके खालीपन को वो नहीं भर सकता। आपका खालीपन आप स्वयं ही भर सकते हैं। तो जो लव हमको इनसिक्योर करता है, हमको डर में डालता है, वो प्यार है ही नहीं। जहां भी अटैचमेंट है वो प्यार नहीं है। कल मैंने बताया था कि चाहे क्लिंगिंग हो, चाहे डोमिनेशन हो, चाहे पॉसेसिवनेस हो, स्वामित्व बनने का कि मैं इसका स्वामी हूं, जो भी हो वो प्यार नहीं है, वो आपका अटैचमेंट है। आप अपने रिश्तों में समझिए कि कहाँ पे आपका ट्रू लव है और कहाँ पर आपका अटैचमेंट है। हम लोग बहुत चतुर होते हैं, हम अपने रिश्तों को भी प्यार का जामा पहनाकर, लबादा ओढ़ के हर एक को कहते हैं हम तो बहुत प्यार करते हैं। बहुत जगहों पे हम प्यार करते ही नहीं हैं। हम सिर्फ एक्सपेक्टेशन के कारण उनसे जुड़े हुए हैं, या कोई ग्रीड होगी या कोई दूसरा कारण होगा, इनसिक्योरिटी होगी। प्यार, आपका ट्रू लव वहीं पर है जहां आपको उससे कोई भी चीज की चाह नहीं रहे, वो आपका ट्रू लव है। तो आप अपने रिलेशनशिप को एक बार रिवाइव करिएगा, रात को आराम से बैठ के, मैं तो 1-1.5 घंटा आपके साथ रहूंगी और चली जाऊंगी। मेहनत आपको करनी है, चलना आपको है। और मैंने कल भी जैसे बताया कि ये 1 दिन में, 2 दिन में नहीं आने वाला। डिटैचमेंट के लिए धीरे धीरे हमको आगे बढ़ के अपने को प्रैक्टिस कर करके अपने को अवेयर करना है। जैसे कृष्ण के बारे में हम बहुत देखते हैं कि कृष्ण कितने विलासी थे, कितनी रानियां थी। हम तो सोचते हैं यहाँ पे एक वाइफ को नहीं संभाल पाते हैं हस्बैंड लोग, तो इतनी रानियों का, अब भाई वही जान सकते हैं, उनकी लीला वही जाने, रासलीला। इतना भोग विलास करे उन्होंने, इतना रास रंग किए, हर उत्सव को, पूरे जीवन को उत्सव के समान मनाए। युद्ध के समय बिल्कुल थोड़ा सा छल कपट भी किए युद्ध के समय, क्योंकि वो धर्म का युद्ध था तो सब चीज जाहिर था ना, एवरीथिंग इज लव, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वो किए भी। पर सिर्फ इसीलिए वो बार बार गर्भ में नहीं आए क्योंकि वो बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए थे, वो बुद्ध पुरुष थे। संसार में, संसार को भोगना और संसार में लिप्त होना दोनों अलग चीज है। आपकी लाइफ में जितने पैसे आ रहे हैं, जितना कंफर्ट है, जितने आपके रिलेशन है, खूब अच्छे से एंजॉय करिए, बहुत बहुत अच्छे से एंजॉय करिए। काम वासना भी बुरी नहीं है, पर अगर कोई काम वासना को अच्छे से समझ लिए तो आप उसके पार जा सकते हैं। बाकी चाहे वो शरीर का सुख हो, चाहे हमारे सांसारिक चीजों का सुख हो, चाहे हमारे रिलेशन के हो, सभी चीजें को जो आपके लाइफ में आ रही है उसे भोगिए, पर उससे अटैच मत होइए। तो जैसे हमने संकल्प शक्ति के लिए जाना था कि संकल्प शक्ति 1 दिन में नहीं आती, हमको अपने आप को समझाना पड़ता है और धीरे धीरे उसको स्ट्रांग बनाते जाते, मतलब मजबूत करते जाते हैं हम अपनी संकल्प शक्ति को। तो जैसे संकल्प शक्ति को मजबूत करते हैं, वैसे डिटैचमेंट को भी आप मजबूत करते जा सकते हैं। सीधा अगर कहेंगे कि अपने बेटे से मत रखो, तो जब तक कि वो ज्ञान आपके अंदर नहीं जाए तब तक के तो नीता की बातें ऊपर से चली जाएंगी आपके ऊपर। तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस हैं
मैं बहुत साल पहले सालासर हनुमान जी को जब मैं मानती थी बहुत ज्यादा, अभी भी मानती हूँ पर मंदिर नहीं जाती, तो सालासर गई थी। और वहीं पे ही पास में खाटू बाबा का मंदिर है, खाटू श्याम जी का, मैं उनको भी बहुत मानती थी। और वहां पे भी मैं गई थी खाटू श्याम में। तो वहां मुझे मंदिर में कहा गया कि मैडम आपको कोई एक चीज छोड़नी है। तो मैंने कहा क्या? तो बोले कोई भी सब्जी या कोई भी अनाज आप छोड़ दीजिए जो आपको बहुत प्यारा लगता हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे बरबट्टी पसंद नहीं है तो मैं बरबट्टी छोड़ देती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं बरबट्टी छोड़ दे रही हूँ आज। तो उन्होंने कहा कि आपकी वो फेवरेट चीज है। मैंने कहा नहीं, फेवरेट नहीं है। तो बोले नहीं, आपको यहाँ पे फेवरेट चीज छोड़नी है जिसके बगैर आप रहने के लिए सोच नहीं सकती। तो मैंने कहा वो तो सिर्फ चावल है, मतलब बिना राइस के तो नॉर्थ इंडियंस मतलब इंडियंस ही नहीं रह पाते। तो मैंने कहा वो तो राइस है। तो बोले छोड़ दीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लूंगी, मैं अगले साल जब आऊंगी ना तब आपको सोच के बताऊंगी कि मैं क्या चीज छोड़ रही हूँ। मैं कोई ड्राई फ्रूट छोड़ देती हूँ क्योंकि बहुत सारे ड्राई फ्रूट है, एक फ्रूट नहीं खाऊंगी, ड्राई फ्रूट तो चल जाएगा। बोले ऐसा नहीं होता है। मैं चली आई वापस, कुछ चीज नहीं छोड़ी मैंने, क्योंकि हर चीज है, चाहे फूड हो या हमारी फूड हैबिट्स हो, हर चीज से हम अटैच रहते ही है और हम वही यूज करना चाहते हैं। अब मुझे समझ में आता है कि वो वहां पर जो पहला लेसन सिखाते हैं डिटैच होने का, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये मेरा सोल लेसन है, ये मैं बोल ही अपने लिए रही हूं ताकि नीता समझे। तो जब मैं आर्टिकल्स पढ़ रही थी तो उसमें बहुत से प्रैक्टिसेस लिए लिखे हुए थे कि फिजिकल अटैचमेंट्स हम कैसे छोड़ें और कैसे प्रैक्टिस करें। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मुझे वो खाटू श्याम की बात याद आ गई कि वहां से शुरुआत करनी चाहिए कि जो भी आपका फेवरेट चीज है आप पूरे लाइफ के लिए मत छोड़िए, कम से कम ये तो सोचिए कि 40 डेज नहीं खाएंगे, 40 दिन आप वो टीवी का प्रोग्राम नहीं देखेंगे जो आपको बहुत पसंद है। छोटे छोटे, क्योंकि जितना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा, हम डिटैच होते जाएंगे उन चीजों से, तो हमारा शायद पावर बढ़ते जाए उन चीजों को छोड़ने के लिए। तो आप फूड को छोड़ सकते हैं, अपने टीवी प्रोग्राम्स को छोड़ सकते हैं। और आपके घर में जो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, जो हम औरतों की तो सबसे ज्यादा, जेंट्सों की भी होती है, उनको भी हम निकाल के दे सकते हैं। कभी कोई एक फेवरेट सूट भी तो हम निकाल के दे के देखें। अभी तक तो नहीं दी है, जब तक कि वो खराब ना हो जाए या पहनने के लायक ना हो जाए या बहुत बार पहन लिए हैं। तो कपड़ों से, फूड से, सबसे हम स्टार्ट तो कर सकते हैं। मैंने भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि मुझे फिजिकल अटैचमेंट बहुत नहीं है कि मैं प्रैक्टिस करूं। पर फिर भी मुझे पॉइंट्स जो अच्छे लगे मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और जो हमको लोगों को इम्प्रेस करने की आदत होती है, वो भी, जहां पे हम पार्टीज में जा रहे हैं, जहां पे हमको कुछ बोलना है या कुछ करना है, उससे भी आप उस समय साइलेंस रहिए। हो सकता है कि उस समय वो सब करने से आपके, एक मिनट में पोस्ट बना दूं उनको, इन सब से आपके डिटैचमेंट को पावर मिलेगा। और खासकर जो मेरी कमजोरी है वैलिडेशन की, मतलब मैं कभी भी कुछ बोलती हूँ या कुछ अच्छे से तैयार होके कहीं जाती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड से जरूर पूछती हूँ और वो मुझे जवाब भी देते हैं। पर अगर वो भूल गए तो मैं उनको रिमाइंड करके पूछती हूँ कि कैसी लग रही हूँ, कैसे रहा मेरा सेशन, मेरी एनर्जी ठीक थी कि नहीं। तो वो भी नहीं लेना है किसी और से वैलिडेशन। आज से मैं अप्लाई करूंगी, आज से मैं बिल्कुल अपने हस्बैंड से नहीं पूछूंगी, माई से भी नहीं पूछूंगी, है ना। तो वैलिडेशन भी हमको लेना छोड़ना है। हम जैसे करें या जो कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, हमको दूसरों से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम अच्छे हैं कि नहीं है, हम सुंदर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। और दूसरा, जो हमारे पैसे से बहुत लोगों का मोह रहता है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज मैंने उस दिन भी बताई थी कल, कि आप दान करना शुरू करिए। 1/10 देना चाहिए। 1/10 तो बहुत बड़ी रकम होती है, वो पॉसिबल नहीं है हर एक के लिए। तो 1/10 नहीं तो कम से कम कुछ हद तक के आप देना तो शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे आपके फिजिकल अटैचमेंट थोड़े से कम होते जाएंगे और आपको अपने मन में मजबूती आते जाएगी कि यस, आई कैन डू इट, है ना, तो मैं कर सकती हूँ। अगर ये चीजों से कर सकती हूँ तो और भी मैं आगे कर सकती हूँ। तो चलिए अब, हाँ, एक चीज मैं कहना चाह रही थी जो कल मैं बोलना भूल गई थी और मुझे वो बहुत पसंद आई थी, कि यदि
ओशो कहते हैं कि यदि शमशान घाट शहर के बीच में बनाया जाए तो हम बहुत जल्दी डिटैचमेंट सीख सकते हैं। हम शायद अटैच ही इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे में ये भ्रम होता है कि हम हजारों साल जीने वाले हैं, हमारे बच्चे भी जीने वाले हैं, हमारे पेरेंट्स भी जीने वाले हैं। मृत्यु का हम रोज आमना सामना नहीं करते। कभी कभी कोई रिश्तेदार की डेथ हो जाती है तब हमें जाना होता है, नहीं तो हम मृत्यु के साथ रोज आमना सामना हमारा नहीं होता है। अभी कोविड के कारण सभी लोगों के, ऐसा कोई भारत में घर नहीं छूटा होगा जिसमें कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव की नहीं डेथ हुई हो। पर अगर ये कोविड नहीं रहे तो इतनी मॉर्टेलिटी रेट नहीं रहती है, तो हम मृत्यु को भूलते जाते हैं। अगर वो शमशान घाट बीच शहर में हो तो हमारी अनासक्ति बहुत स्वाभाविक हो जाएगी, क्योंकि हम आते जाते जो जलती हुई लाशों को देखेंगे तब हमारे दिमाग में पूरे समय वो एक रिमेम्बरिंग रहेगी कि हम जाने वाले हैं। आज ये जल रहा है, कल एक दिन मैं भी यहाँ पे चलने वाली हूँ, तो ये आसक्ति क्यों। तो ये कल मेरे को बहुत अच्छा लगता था ओशो का पॉइंट पर। बदकिस्मती है कि कोई भी शहर इस इंडिया में ऐसा नहीं है जहाँ पे शमशान घाट बीच में हो। हमेशा छुपा के बनाया जाता है और उसकी वॉल्स को आप नोटिस करना, क्योंकि मैं कई बार नोटिस करती हूँ, उसकी वॉल को बहुत बड़ी बड़ी कर दी जाती है ताकि कोई भी एक सामान्य व्यक्ति न देखे। क्यों छुपाना मृत्यु को। यही तो चीज है जो लाइफ में निश्चित है, और तो कोई भी चीज निश्चित नहीं है। तो एनीवे चलिए मैं पीपीटी दिखाती हूँ आपको जहां से हमने कल छोड़ा था। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि प्यार पॉजिटिवनेस नहीं है, डोमिनेशन नहीं है, क्लिंगिंग नहीं है, कोई लालच नहीं, कोई डर नहीं, और ओवर प्रोटेक्टिव नहीं। तो जैसे मैंने फिजिकल डिटैचमेंट के लिए तो कुछ कीज बता दी है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, परंतु इमोशनल डिटैचमेंट के लिए हमको क्या करना है। देखिए, जब भी हम अपने फैमिली के साथ बहुत ब्लाइंडली प्यार करने लग जाते हैं तो बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं, चाहे वो स्पाउस हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे हमारे फ्रेंड्स हों। हम चाहे अनजाने में ही, पर हम उनसे एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं और इतने इमोशनल अटैच हो जाते हैं कि हमारी खुशी उनके प्रेजेंस, उनके अटेंशन पर डिपेंड करती है। बहुत सारे पेरेंट्स लोग बीमार पड़ जाते हैं जब उनके बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए या न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो प्यार तो करना कोई गुनाह नहीं है, पर क्या सिर्फ उनके दूरी से हमको बीमार होना या बार बार रोना और उनको याद करना क्या ठीक बात है। और हमारे फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि जीवन में कोई भी चीज एक निश्चित नहीं है, आएगा जीवन में और कई चीजें चली जाएंगी। तो हर चीज से जो हम अटैच होते हैं इमोशनली, इमोशनली का मतलब है आप उनसे एनर्जेटिकली जुड़ गए, चाहे आपका वो ब्लड रिलेशन नहीं हो, आपके फ्रेंड के साथ, आपके लवर के साथ, आपका अभी मैरिज नहीं हुई है, या जो डिवोर्सी हैं, जो डिवोर्स ले चुकी हैं, उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, पर सिर्फ एक इमोशनल अटैचमेंट के कारण वो एनर्जेटिकली एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और जितनी नेगेटिव एक तरफ से एक पार्टी सोचेगा, दूसरी तरफ वो फील करेगा, और जब दोनों नेगेटिव वाइब्स भेजेंगे तो वो मल्टीप्लाई होएगा। वहां पर इमोशनल और खासकर नेगेटिव इमोशन में आप याद रखिएगा ऐड नहीं होता, वहां पे हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो यदि दो मैंने किया, दो मेरे फ्रेंड ने किया, तो 2 2 4 करके होगा। ऐसे करके हमारे इमोशनल अटैचमेंट हमारे सबसे ज्यादा नुकसान के कारण बनते हैं। कहा जाता है जितना ज्यादा आपका अटैचमेंट होगा उतनी ही ज्यादा आपको सफरिंग होगी और उतना ही आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो कई हैं इमोशनल डिटैचमेंट के कारण, पर मैं, हम जो स्पिरिचुअल है, मैं सिर्फ 6 ही पॉइंट रखी हूँ। आप लोग और अगर जानना चाहते हैं तो गूगल में बहुत बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, मैं तो चाहूंगी कि आप लोग पढ़िए, क्योंकि
2 घंटे के सेशन में मैं आपको सब कुछ नहीं समझा सकती। जब आप पढ़ेंगे तब आपको पूरे टाइम अपनी लाइफ को रिव्यू करके देख पाएंगे, जैसे मैंने देखा कि हाँ यहाँ पे मैं गलत हूँ, यहाँ पे मेरा गलत है, तो आप भी अपने आप को आप अपनी खुद की वैल्यूएशन कर पाएंगे। तो मैंने सिर्फ 6 पॉइंट्स लिखा है। पहला पॉइंट है बीवेयर दैट नॉन अटैचमेंट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। आप कभी मत सोचिएगा कि अटैचमेंट कोई हमारे इनबिल्ट है हमारे बॉडी में या हमारे हार्ट में कि हम अटैच हो जाते हैं, नहीं। ये सिर्फ हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड है। और जैसा कि हम अपने मन से ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो हम अपने मन को रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। अगर हमने अपने मन को प्रोग्राम किया है कि इससे अटैच हो, तो हमारे पास पावर है उससे हम डिटैच भी होने लग जाए। पर हमको ये मालूम चलना चाहिए कि ये पावर हमारे पास है और ये सिर्फ और सिर्फ मन को कंडीशनिंग करने का, मन को रीप्रोग्रामिंग करने का ही तरीका है। और दूसरा, हमको इस नश्वर संसार का को समझना है कि सारा जीवन पूरे, चाहे वो प्राणी हो जिसने भी जन्म लिया है, वो मृत्यु को जाएगा ही। आप जानते होंगे कि कृष्ण की मृत्यु एक तीर के लगने से हुई थी। महावीर एक डायरिया जैसी छोटी सी बीमारी से अपने जीवन को विदा कर दिए थे, अपने शरीर को छोड़े थे। भगवान बुद्ध फूड पॉइजनिंग से अपने महानिर्वाण को उपलब्ध हुए थे। और सभी लोग अपने अपने मृत्यु को चुनते हैं, कोई भी आत्मा बिना चुने नहीं जाती। तो जब ये बुद्ध पुरुष जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था, उन्होंने भी शरीर छोड़ा था। तो यहाँ पर हर चीज नश्वर है, चाहे वो चीजें हो चाहे वो जीवन हो। आप यदि सोचेंगे कि कोई पहाड़ है, तो पहाड़ भी एक दिन रेत का रूप ले लेता है। अगर हमने घर बनाया हो, चाहे कितना भी अच्छा सीमेंट लगाए हो, पर एक तूफान, एक भूकंप उस घर को भी तोड़ सकता है। तो इस पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं वो नश्वर है। इस चीज को हमको समझना है। समझते तो हम नहीं है, मतलब जानते सब हैं, पर नहीं, मानते सब है पर जानते नहीं है। मानना और जानने में फर्क है। हाँ, सुन लिया हमने कि हाँ हर चीज नश्वर है, पर आप उसको समझिए और उसको रिस्पेक्ट करिए। फिर चाहे आपके धन जा रहा हो, चाहे आपका मकान टूट रहा हो, चाहे आपकी लाइफ में से कोई एक फ्रेंड जा रहा हो या आपका स्पाउस जा रहा हो, जो भी जा रहा हो, हर चीज नश्वर है। तीसरा, आइडेंटिफाई द ईगो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जब पृथ्वी पर आते हैं हायर सेल्फ से अलग होकर, ये हमारी अर्थली बॉडी है। यहाँ पर हमारा ईगो सेल्फ जिसको हम कहते हैं वो होता है। जैसे मैंने कल बताया था कि हम अपनी एक सेल्फ इमेज बना लेते हैं कि नीता बहुत अच्छी है और नीता ये शर्तों पे अपने रिलेशन रखेगी। हम सब बना लेते हैं ना अपने। अगर मेरी इमेज को किसी ने हर्ट किया या मेरी बेइज्जती करी या मुझे बुरा बोला, जो भी मेरे अहंकार को ठेस पहुंचाया, जो मेरी इमेज को पहुंचाएगा ठेस, वो मेरे ईगो को हर्ट करेगा। तो हमारे जितने इमोशनल अटैचमेंट होते हैं वो हमारे ईगो से रिलेटेड होते हैं। तो जब भी आपके कोई फ्रेंड छोड़ के चला गया, आपका स्पाउस चला गया, आपको मतलब डिवोर्स दे दिया, या आपका लवर आपकी लाइफ से चला गया, तो हमको पहले तो सोचना है कि वाकई क्या हमारा यहाँ पे ईगो है। क्योंकि बहुत बार हम इमोशनल अटैच, इसलिए भी अटैचमेंट तो हो गया है, पर इमोशनली जब अटैच हो जाते तो हमारे ईगो को हर्ट होता है और वो हमको पिंच करता है कि मैंने उस फ्रेंड के साथ इतना प्यार से बात की, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, वो मुझे क्यों छोड़ के गई। वो ईगो को हर्ट करा और वो हमारा अटैचमेंट का और कारण रहेगा। तो अगर हम अपने ईगो को समझेंगे कि हाँ ये मेरा ईगो है, तो उस ईगो को हम लेट गो कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन और थ्रू अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है आपका लवर छोड़ के गया हो, आपके ईगो को हर्ट हुआ कि इतने सारे फ्रेंड्स हमारे रिलेशनशिप को जानते थे और उसने मुझे इतना यूज करके, इतना बदनाम करके चला गया। तो वो ईगो का जो हर्ट होता है, ईगो को जो हर्ट होता है, उसको हमको समझना है।
और ईगो अगर है तो आप समझ लीजिएगा कि आप अभी भी हायर सेल्फ से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि हम अभी अपने ईगो सेल्फ में ही हैं। हायर सेल्फ से जुड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ानी है। तो ये थर्ड पॉइंट है। और फोर्थ है कि हमको पूरे टाइम प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। जब मैं इसके पहले वाला सेशन ली थी कि चेंजिंग टू न्यू सेल्फ, तो उसमें भी मैंने कहा था कि पूरे टाइम अपने को प्रेजेंट मोमेंट पे रखिए। अगर आपको कोई चीज उसकी याद आ रही है या कोई हर्ट बार बार आपको याद आ रहा है कि मेरे साथ उसने ऐसा बिहेव किया, क्योंकि हम वो जो पेनफुल इवेंट होता है, जो उनकी बुरी बातें होती हैं जो हमको हर्ट कर रही है, हम उनको नहीं भूल पाते हैं। ये बहुत बार मैंने भी महसूस किया है कि अच्छी बातें जो फ्रेंड ने हमको बोली है या हमारे हस्बैंड ने बोली है, हम उसको बहुत जल्दी भूल जाते हैं। पर जहां पे उसने हमें दुख दिया हो, जहां पे हमारे दुख के साथ हमारा ईगो और हमारा इंटेंस इमोशन जुड़ जाता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिजिड तरीके से बैठ जाता है। बार बार आपका मन उस बात पे ले जाएगा जहां पे जिस चीज से आपको दुख पहुंचा था। क्या होगा, जितने बार आप उसको सोचेंगे उतने बार आप उस इंसान के लिए नेगेटिव वाइब्रेशन देंगे, और नेगेटिव वाइब्रेशन का अर्थ ही है कि आप कर्मा से एंटेंगल होते जा रहे हैं। और जितना दुखी होते जाएंगे वैसी ही वाइब्रेशन के लोग आपके तरफ और अट्रैक्ट होंगे। अगर एक लव में आपको दुख मिला है तो दूसरा भी लव एक ऐसा आ सकता है जो आपको फिर चीट करके चले जाए। तो सेम रिपीट ना हो करके हमको अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी है। तो हमको पूरे समय अपने को अवेयर रहना है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहे। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तब हम अवेयर रहते हैं, जिसको माइंडफुलनेस अपन कहते हैं। जितने अवेयर रहेंगे उतना ज्यादा आप उस चीज को एक्सेप्ट करते जाएंगे और उस चीजों को फिर से अट्रैक्ट नहीं करेंगे। आपके लिए लेट गो करना, आपका रिएक्शन आपके प्रेजेंट मोमेंट पे रहता है। हम रिएक्ट ही इसलिए करते हैं क्योंकि हम मूर्छा में रहते हैं, प्रमाद में रहते हैं, मतलब बेहोशी में रहे फिर हम बोलना शुरू कर देते हैं। तो न सोचना है आपको बुरा उसके बारे में, और न ही उस पास की तरफ जाना है। फ्यूचर के लिए आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, पर जितना हो सके आप प्रेजेंट मोमेंट में ही रहिए। और विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी आपको स्वीकारना है कि इस दुनिया में कोई भी चीज निश्चित नहीं है सिवाय आपके मृत्यु के। एक बहुत अच्छा सेंटेंस था बुद्धा का कि आज अगर आप एक नदी में खड़े हैं और आप नदी से बाहर निकल के फिर 1 घंटे के बाद नदी में फिर जाते हैं, तो वो नदी का पानी जो 1 घंटा पहले बह रहा था वो सेम नहीं रहता, और 1 घंटे के बाद जो आप वहां पे खड़े हो वो भी सेम नहीं रहती। हर चीज बदल रही है, हर चीज। उन्होंने बहुत अच्छा सेंटेंस बोला था कि वो ये नहीं कहते थे कि पेड़ है, वो कहते थे पेड़ हो रहा है। एग्जैक्ट मुझे वो वर्ड्स याद नहीं आ रहे हैं। नदी है नहीं बोलते थे, वो नदी हो रही है, क्योंकि वो होते जा रही है, वो इवेंट होते जा रहा है। तो वो कहते थे कि आत्मा भी है नहीं, आत्मा हो रही है। अभी मेरे से आर्ग्यूमेंट मत करना कि बुद्धा ने आत्मा नहीं बोला था, वो किसी दिन आराम से करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि सोल भी हमारी पूरे टाइम बदल रही है, हर चीज यहाँ पर बदल रही है, हर चीज, कोई भी चीज निश्चित नहीं है। तो जब कोई भी चीज निश्चित नहीं है तो क्या आपका धन निश्चित रहेगा जो आपके पास है? क्या आपके रिलेशन निश्चित रहेंगे जो आपके पास है? इस दुनिया में परिवर्तन जो नियम है, लोग आएंगे जाएंगे, धन आएगा जाएगा, आपका प्यार आएगा जाएगा, जो भी चीज आपके जीवन से जुड़ी हुई है, वो कोई भी चीज निश्चित नहीं है सिवाय मौत के। और हर चीज परिवर्तन के रूप में आएगी। और इसका बेनिफिट ये भी है कि जब हर चीज अनसर्टेन है तो आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है कि आप क्रिएट कर सके, क्योंकि कोई निश्चित नहीं है। अगर नीता के लाइफ में 10 फ्रेंड्स हैं और वो निश्चित नहीं है, तो उनके जाने के बाद मैं 10 और फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकती हूँ यूनिवर्स के थ्रू क्रिएट करके अपनी लाइफ में। तो जो अनिश्चितता का जो नियम है उसको हमको स्वीकारना है कि जो भी मेरे पास है, पैसा, रिश्ते, सब, वो हमेशा नहीं रहेंगे, और हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जा भी रहे तो उसका दुख नहीं मनाना है।
जब कोई चीज आती है तो इतना उत्तेजित और इतने ईगो में मत भरिए कि आप अपने आप को भूल जाएं, और जब भी कोई दुख आए, कोई चीज आपकी लाइफ से चले जाए, तब भी इतना विलाप मत करिए, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, कोई भी चीज टिकती नहीं है। तो ये इमोशनल डिटैचमेंट के कि जितना आप मेडिटेशन करते जाएंगे, लास्ट में मैंने मेडिटेशन लिखा है, मैं जानबूझ के इसलिए लिखी थी कि ये जितने ऊपर के पॉइंट्स हैं, ये सारी चीजों को अगर अच्छे से समझना है, तो जो सबसे पावरफुल हमारे पास चीज है वो है मेडिटेशन। अगर कोई एक इंसान जूम क्लासेस अटेंड नहीं करे, कोई बुक्स नहीं पढ़े, सिर्फ वो मेडिटेशन करे, तब भी उसको ये सब ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान हमको सिर्फ बुक से, जूम क्लासेस से या किसी मास्टर के बोलने से नहीं आता। अंडरस्टैंडिंग, हमारा नॉलेज, जो विजडम जो हमारे आत्मा में है, वो हमको मिलता है मेडिटेशन से। तो जितना आप मेडिटेशन करते जाएंगे, उतना आपका ईगो कम होते जाएगा, उतना आप अपने जीवन को समझते जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे कोटेशन थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर आप समझ जाइए कि मेडिटेशन से आपका जितना मैंने पॉइंट्स बताया है, वो आप समझते जाओगे कि ये जीवन नश्वर है, जीवन परमानेंट नहीं है, हर चीज बदलती है, और मुझे अपने जीवन में सिर्फ अपने आप को ढूंढना है, अपने इनर सेल्फ से जुड़ना है, अपने हायर सेल्फ से जुड़ना है। तो ये कीज है, मेडिटेशन करिए और इसको समझ जाएंगे, है ना। मैंने एक स्लाइड नहीं बनाई हूँ, क्योंकि वो स्लाइड सिर्फ लवर्स लोग के लिए है, और जो बहुत क्लोज फ्रेंड से दुखी होते हैं उन लोगों के लिए, और बहुत सारे पॉइंट्स से तो मैंने नहीं बनाया। एक कहानी यहाँ पे शुरू करूंगी कि एक बार एक भिक्षु भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि मोह कैसे छूटे। बड़ा दुखदाई होता है संसार में रह के छोड़ना। तो भगवान बुद्ध उस समय नदी को क्रॉस कर रहे थे, तो बोले कि चलिए नाव में बैठ के चलते हैं, बात करते हैं, और वो नाव में बैठ के क्रॉस करके दूसरे तरफ चले गए। जब उतर के जाने लग गए भिक्षु और भगवान बुद्ध, तो भगवान बुद्ध ने कहा अपने भिक्षु से कि तुम ये नाव को क्यों छोड़ रहे। भिक्षु नहीं, कोई इंसान था, भिक्षु नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन। तो वो इंसान ने को बोले कि आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं, आप इस बोट को अपने हाथ में, अपने सर पे उठा के चलिए कुटिया तक। तो वो कहता है कि बंदे आप कैसे कह रहे हैं, यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया, अब कुटिया में तो जमीन है, वहां पे इस नाव का क्या काम है। यहाँ पे पानी था, इसलिए हमने इसको यूज किया, यहाँ तक के काम था, अब मुझे ले जाने की जरूरत नहीं। और इसको ले जाके ढो के अगर मैं लेके भी जाऊं अपनी कुटिया तक, तो उसका काम कहाँ पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं यही है, जब भी कोई आपके जीवन में इंसान या कोई परिस्थिति आती है, तो वो सिर्फ उस पीरियड के लिए आती है जो आपके लिए उचित होता है। अगर आपके लाइफ में आपका हस्बैंड, आपका लवर, आपका फ्रेंड आया है, तो वो एक बोट की भांति है, जिसका काम जितने समय तक के था वो काम किया, और उसके बाद वो चला जाएगा आपकी जिंदगी से। तो जैसे हम नदी को क्रॉस करने के बाद बोट के लिए रोते नहीं हैं, तो हम उस लवर या अपने फ्रेंड या कोई रिलेटिव्स के लिए क्यों रोए हम। उनका काम वहीं तक के था। आपसे ज्यादा बुद्धिमान हमारा डिवाइन माइंड है, उसको मालूम है कि आपको किस समय कौन सा लेसन किसके द्वारा पढ़ना है। तो आपकी लाइफ में लोग आएंगे, आपको लेसन पढ़ाएंगे और चले जाएंगे। तो हमारा फोकस रहना चाहिए कि हमारा लेसन क्या है, बनिस्बत इसके कि अरे मुझे तो हर्ट हुआ, मैं दुखी हूं क्योंकि मुझे प्यार के बदले प्यार नहीं मिला, या मुझे छोड़ के चला गया। तो हर इंसान की एक टाइम पीरियड रहता है, जैसे एक दवाइयों का रहता है ना एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट के बाद हम लोग वो दवाइयों को फेंक देते हैं। तो समझ जाइए कि वो लाइफ में आपके जो पर्सन था उसकी भी एक्सपायरी डेट हो गई और वो चला गया। अब उसके लिए मातम नहीं करना है। पर हार्ट अटैक्स, हार्ट ब्रेक्स बहुत होते हैं, हार्ट अटैक्स नहीं। तो मैं आजकल बहुत कम देखती हूँ सोशल मीडिया को, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है। पर पहले जब मैं बहुत देखती थी, तो मैं बड़ा इंसिडेंट प्यारा सा बताऊंगी कि मैं देखती थी कि ब्रेकअप जब होते हैं तो लोग आजकल सेलिब्रेट करते हैं।
केक बनाते हैं, वो दोनों लवर्स लोग काटेंगे केक को, और बिल्कुल समझौते के साथ अपने फ्रेंड्स के सामने समझौते के साथ कि ठीक है अब हम दोनों की नहीं बन रही है, अब हम दोनों अलग अलग अपनी लाइफ को जिएंगे, पर ये लास्ट डे हम एक साथ एक पार्टी के रूप में सेलिब्रेट करके अलग हो जाए। तो जब मैंने ये केक्स वगैरह के फोटो देखी और ये सब, तो मैंने अपनी डॉटर से पूछा था कि ये क्या पागलपन है। तो तब तक कि मैं इतना सब कुछ नहीं जानती थी थॉट पावर के बारे में। तो मेरी सिस्टर, मेरी बेटी बोलती है कि हाँ मम्मी बहुत लोग ऐसे करते हैं। तो मैंने कहा ये फेसबुक में डाल रहे हैं, मतलब कितना बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि अरे हम ब्रेकअप कर रहे हैं तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब मुझे नहीं समझ में आया था उस समय। फिर जैसे जैसे मेडिटेशन आते गया और थॉट पावर बढ़ते गया, और मैं समझते गई लोगों को और सब चीजों को। तो सॉरी, तो क्या हुआ, एक बार मैं नागपुर गई थी। नागपुर में काफी बार्स हैं, बहुत बहुत वहां पे ड्रिंक किया जाता है। तो वहां पे जब हमारी ट्रैफिक में गाड़ी रुकी तो एक बार का नाम लिखा हुआ था, शायद तन्हाई था या हार्ट ब्रेक, कुछ ऐसा रिलेटेड था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि काफी साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले की। तो मैं बहुत दंग रह गई क्योंकि बार्स के नाम बड़े टेंगी लगते हैं ना कि लोग अट्रैक्ट हों और जाएं, पर ये ऐसा उदासी मनूसियत वाला नाम वाला बार क्यों रखा गया है। तो मैंने अपने ब्रदर से पूछा कि ये क्यों नाम रखा गया है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे वो लोग आते हैं जिन लोग के ब्रेकअप हो जाते हैं, और यहाँ पर वही गाने चलते हैं जो जो कहते हैं ना पेन में रहते हैं। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी वो पेन नहीं महसूस किया है, तो मैं कभी कभी हंस देती हूँ, मुझे हंसना नहीं चाहिए, हर एक की अपनी फीलिंग है। तो जो प्यार में अलग हो जाते हैं ना तो बड़े दुखी हो जाते हैं, तो वो इस बार में आके खूब पीते हैं और वो गाने चलते हैं जो उनके दुख को और एनहेंस करता है, बढ़ाता है। तो मैंने कहा ये तो पागलपन है यार। मतलब एक आदमी पहले से दुखी, फिर आ रहा है और दुखी, फिर ऊपर से वो ड्रिंक कर रहा है, तो जो 4 पैक पीने वाला को वो तो 8 पैक पी के चला जाएगा। बोले यही तो वो बाहर वाले चाहते हैं कि उनके दुख को भी भुनवाया जाए। तब तक के मैं थॉट पावर के बारे मैंने कहा ये तो सुसाइड वाली जगह है यार। पहले से ही आदमी दुखी है और ऐसी जगहों पे जाके तो एक तो स्लो सुसाइड होएगा, पता नहीं कब उसकी लाइफ में एक नया इंसान आए, उसको प्यार दे और वो हील हो। तो ये फालतू का डिग्रेशन था, सिर्फ बताने के लिए, हंसी मजाक के लिए कि ऐसे भी होते हैं लोग। तो जैसे मेरे को प्यार में कोई धोखा वोखा नहीं मिला, मेरी अरेंज मैरिज है और मैं बहुत खुश हूँ। पर जब फ्रेंड जाते हैं तब भी बहुत दुख होता है क्योंकि हम इमोशनली बहुत अटैच हो जाते हैं अपने फ्रेंड से, क्योंकि हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, अपनी शेयरिंग की। क्योंकि जो फिजिकल मेंटल और हमारी साइकोलॉजिकली नीड है, जिसको हम इमोशनल नीड कहते हैं, वो हमारी फ्रेंड से पूरी होती है। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत समझते हैं, पर फिर भी कई चीजें हम अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के स्वभाव में बहुत फर्क होता है, मैन और वुमेन में। मेरे हस्बैंड और मेरे में नहीं, हर मैन और वुमेन में फर्क होता है। वो बहुत जल्दी एडवाइस देने लग जाते हैं, सॉल्यूशन देने लग जाते हैं, और औरतें चाहती हैं कि सिर्फ हमको सुनो, एडवाइस नहीं चाहिए, सिर्फ सुनो क्योंकि मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स लोगों से हम अटैच हो जाते हैं, इमोशनली होते होते हम एनर्जेटिकली भी हो जाते हैं। और जब वो फ्रेंड किसी कारण से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या ईगो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं या और कुछ कारण से वो जब हमारी लाइफ से चला जाता है तो बहुत बहुत हम हर्ट हो जाते हैं। बहुत बार मेरी लाइफ में हुआ है ऐसे, और हर बार यूनिवर्स मुझे ये समझाने की कोशिश करता है कि नीता तुम सीखो, तुमको इमोशनली इंडिपेंडेंट होना है। क्योंकि जहां पे भी हम हर्ट हो रहे हैं, चाहे वो डिवोर्स के थ्रू, चाहे हमारे किसी के विडो होने के थ्रू, चाहे हमारे फ्रेंडशिप के टूटने के थ्रू, हम जब भी इमोशनली हर्ट होते हैं तो यूनिवर्स हमको जरूर वो लेसन सिखा रहा है कि आपको इमोशनल इंडिपेंडेंट होना है, जिसका अर्थ होता है कि मेरी खुशी सिर्फ मेरे अंदर है, किसी और पे नहीं। और उसको टाइम लगता है हील होने में कि मैं अपनी खुशी के लिए, अपने किसी भी चीज के लिए सामने वाले से क्यों भीख मांगू। क्या वो मुझे मैसेज करेगा तभी मैं खुश होंगी? क्या वो मुझसे बात करेगा तभी मैं खुश होंगी? क्या मुझे वो इमोजी भेजेगा तभी मैं खुश होंगी? तो ये टाइम लगता है धीरे धीरे समझने में, पर समझ जाते हैं।
और मेरे साथ इसलिए हीलिंग फास्ट हो जाती है क्योंकि जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि मैं अपने गुरु के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हूँ। चाहे गुरु कहिए, चाहे ब्रह्मांड कहिए, सब एक ही हैं। मेरी लाइफ में जो भी चीज होती है, मैं उस चीज को ये जरूर सोचती हूँ कि यहाँ पर मुझे यूनिवर्स क्या लेसन देना चाह रहा है, और यदि ये मेरी लाइफ से चला गया है तो इसका अर्थ कुछ ना कुछ तो होगा। और मैं चाहे जितना भी रोकना चाहूं उस फ्रेंड को, या आप जितना भी रोकना चाहें अपने लवर को या किसी और को, वो नहीं रुकने वाला, क्योंकि एक्सपायरी डेट हो चुकी है उसकी, है ना। तो वो जाएगा ही। अगर वो जा रहा है तो मुझे क्या लर्निंग है, और मैं सरेंडर कर देती हूँ कि ठीक है, मेरी फ्रेंड अगर एक चली गई तो दूसरे यूनिवर्स के थ्रू मेरे पास आ जाएगी, और यदि नहीं भी आई तो जो मेरा लेसन है उसको मैं और स्ट्रांग करते जाऊंगी और इमोशनली इंडिपेंडेंट बनते जाऊंगी। ये मैं जब समर्पण भाव के साथ हर चीज को स्वीकार करती हूँ तो मेरी हीलिंग फास्ट होती है। आप लोग भी अगर समर्पण करते हैं इस यूनिवर्स के थ्रू, अगर फेथ रखते हैं, तो आपकी भी हीलिंग फास्ट होगी। मैं कुछ एक पॉइंट्स बताऊंगी जो फ्रेंड्स और लवर्स लोग के जाने से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगी कि आप एक तो उससे फिजिकल डिस्टेंस रख लीजिए। अगर आप एक ही शहर में रहते हैं तो उनकी पार्टीज वगैरह में उनके साथ हैंग आउट मत करिए, क्योंकि जितने बार आप उनको देखेंगे, उनसे मिलेंगे, उतना ही आपका इमोशनल वो ट्रिगर होगा। तो आप उनसे फिजिकल दूरी बना लीजिए। हो सके तो आप अगर दूर में रहता हो और आपसे पॉसिबल है तो आप उनके कांटेक्ट नंबर को डिलीट कर सकते हैं, उनके मेल आईडी को डिलीट कर सकते हैं, ताकि ना रहे। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास अगर कांटेक्ट नंबर है और मेल है तो कभी कभी जब हम बहुत क्रेविंग होती है उनकी उनकी बहुत याद आती है, तो हम इमोशनली उनको मैसेज करने लग जाते हैं या उनको मेल भेजने लग जाते हैं। तो जब रहेगा ही नहीं तो आप कितने भी ट्रिगर हो जाएं, आप अपने को बैलेंस करके रख सकते हैं। तो आप डिलीट कर दीजिए। और सोशल मीडिया में उसको मत छानिए कि कहाँ पे वो क्या कर रहा है। सोशल मीडिया में हम उनको ज्यादा ढूंढते हैं जिनसे हम दूर रहते हैं। पास वालों को हम कभी नहीं ढूंढते, वो तो मालूम है यहीं पे है ना। तो जिनसे हम हर्ट होते हैं उनको आप कभी भी सोशल मीडिया में मत ढूंढिए। और जो भी आपके इमोशन आ रहे हैं उसको एक्नॉलेज करिए। कभी भी ये मत सोचिए कि ये नेगेटिव इमोशन है, गुस्सा आया या दुख हुआ तो तुरंत आपने म्यूजिक लगा के उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। हर जगह ये मत करिए, क्योंकि आपको उसको इग्नोर नहीं करना है उस इमोशन को। अगर हर्ट हुए हो, अगर आप दुखी हो आपके लवर के जाने से, आपके हस्बैंड के जाने से, तो आप बकायदा उसको एक्नॉलेज करिए कि हाँ मैं दुखी हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। और यदि, क्योंकि प्रॉब्लम किसी भी इमोशन से नहीं है, चाहे वो कोई भी नेगेटिव इमोशन है, प्रॉब्लम और थॉट्स कभी भी इमोशन हमारे प्रॉब्लम नहीं करते। प्रॉब्लम हमको तब होती है जब हम उस थॉट्स और इमोशन से क्लिंगिंग करते हैं, पकड़ के रख लेते हैं, उसी में रस लेते जाते हैं, या रेजिस्टेंस करते हैं कि नहीं ये मेरे साथ नहीं होना था, इसको नहीं जाना था मुझे छोड़कर। या तो रेजिस्टेंस या तो क्लिंगिंग, वही इमोशन आपको हर्ट करेंगे। सिर्फ आप ऑब्जर्व करिए, यस मेरे साथ हुआ है, मैं दुखी हूं, अब दुखी हूं तो क्या करूं। अब दुखी होने का तो सबसे अच्छा कैथारसिस है कि जी भर के रो लीजिए। ऐसी जगह पे रोइए जहां पे आपको कोई नहीं देख रहा हो, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे मेरे हस्बैंड मुझे नहीं रोने देते हैं, बिल्कुल उनको नहीं पसंद है। तो जब मेरे रोने का मन होता है तो उनकी ऑफिस जाने के बाद रो लेती हूँ, या बाथरूम में रो लेती हूँ। तो रोना जरूरी है कैथारसिस के लिए। रो लीजिए आप जी भर के, दहाड़े मार के, छाती पीट के, जो रोना है रो लीजिए। और आपको लगता है कि नहीं अब रोना मेरे लिए उचित नहीं है, मैं नहीं रोऊंगी, तो आप तकिए को पटक सकते हैं, जमीन में पत्थर पैर पटक के आप हील अपने ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि उस एनर्जी को ब्लॉक नहीं करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, किसी दूसरे चीज में रूपांतरित करना है। तो आप ये सब चीजें जो हम बताए हैं वो सब कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज मैंने पढ़ा जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, कि यदि आपको किसी से बहुत नफरत आ रही है, आपके हस्बैंड आपको छोड़ के डिवोर्स लेके चले गए हैं या लवर चला गया, तो बहुत बहुत हमारे को नेगेटिव थॉट आते हैं, ईगो हर्ट होता है और इनसिक्योर फील करते हैं। तो आप कभी भी जैसे हम कहते हैं कि इमोशंस को, अपने थॉट्स को लिखिए और उस इमोशन और थॉट्स को जाके आप जला दीजिए। क्योंकि हम नेगेटिव थॉट लिखते हैं कि आप बहुत गंदे हो, तुमने मेरा हर्ट किया, तुमने मुझे हर्ट किया, और ऐसा वैसा, और जितनी जो जो लिखना है ना, आप सब लोग जानते हो, एक से एक चीजें आप लिख के आप उसको जाके जला दीजिए। तब भी आपके वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। क्योंकि जब हम सोच रहे हैं और जब हम उसको लिखते हैं
तो हमारी एनर्जी, जो नेगेटिव इमोशन है, वो हमारी लिखने में चली जाती है। आप लोग ने मंडला पेंटिंग्स के बारे में भी सुना होगा कि मंडला पेंटिंग्स भी बनाई जाती है जब आप बहुत नेगेटिव रहें, क्योंकि उसमें हमारी नेगेटिविटी चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कई लोग कि अगर आप नेगेटिव इमोशन को रिलीज करने के लिए मंडला पेंटिंग्स बना रहे तो उसको थ्रो कर दीजिए, बाहर फेंक दीजिए। मेरी बेटी बहुत बहुत मंडला पेंटिंग्स बनाती थी और बहुत सुंदर बनाती थी, और मैं बोलती थी अरे नहीं ना, इसको रख लो घर में। मैंने अभी भी रखी हुई है उसकी कई पेंटिंग्स, कभी दिखाऊंगी आपको, बहुत सुंदर बनाती है वो। तो आप उस इमोशन को जाके जला दीजिए। और अगर आपको और उसको इम्प्रूव करना है तो जो भी आपको दुख दिया है आप उसके लिए अच्छे वर्ड्स लिखिए। जैसे आपको उसने छोड़ के चले गए तो हम लिखेंगे बेरहम और जालिम, जो जो आप लोग यूज करना चाहें। वहां पे वो वर्ड्स मत लिखिए, आप लिखिए कि ये फला व्यक्ति मुझे दुख दिया, जरूर उसके अंदर कोई दुख होगा या कोई पिछले जन्म का कर्मास होगा जो मुझे लेसन के रूप में मुझे देकर गया, और वो अपने इमोशन से लड़ रहा है, या जो भी आप एक पॉजिटिव वे में, कि वो गलत नहीं है। यूनिवर्स हम दोनों को आपस में मिलाया ही इसलिए है और दूर लेके ही इसलिए जा रहा है ताकि हम एक दूसरे से कुछ लर्निंग ले सकें। तो उस लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छे वर्ड्स लिखिए कि वो मुझे इसलिए दे रहा है क्योंकि वो भी दुखी है, वो भी हील हो रहा है, मैं भी हील हो रही हूँ। जब आप ऐसा लिखेंगे तो आप एक एम्पैथी क्रिएट करेंगे। एम्पैथी मतलब संवेदना, आप उसकी फील को करेंगे कि वाकई क्या उसके भी अंदर दुख होगा तभी मुझे दुख देके गया, चाहे वो चीटर हो, हमको मतलब नहीं है, पर हमको अपनी एम्पैथी क्रिएट करना है। तो आप ऐसा जब लिखेंगे तो आपके में एम्पैथी जब डेवलप होगी तो आपको फॉरगिव करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप फीलिंग और ऐसा भी करके लिख सकते हैं। और डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए अपने आप को, ये मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ कि अपने आप को इतना कामों में उलझा दीजिए कि आपके पास समय नहीं रहे कि उस हर्ट को याद करने के लिए। जब आप अपने और वो काम करिए जिसमें आपको खुशी मिलती हो। जैसे मुझे पढ़ने में रुचि है या कुकिंग में रुचि है तो मैं उस दिन थोड़े 2-3 डिशेस ज्यादा बना लेती हूँ अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और पढ़ लेती हूँ। तो आपको अगर गार्डनिंग का शौक है या पेंटिंग या जो भी चीज का शौक है उसमें अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए। फिजिकल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, वॉकिंग और जो भी है, आप सब ज्ञानी लोग हैं, ज्यादा नहीं बताना है मुझे। तो इन सब से आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी और उस तरफ आप ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अपनी बाउंड्रीज बना लीजिए। हर इंसान की अपनी एक फिजिकल बाउंड्री होती है, हम हर एक से टच नहीं करने को अलाउड करते हैं। जैसे कोई हमारे नेबर भी आए तो हम उनको टच नहीं करते, हम दूर से ही बात करते हैं क्योंकि हमारी एक फिजिकल बाउंड्री है। उस फिजिकल बाउंड्री में सिर्फ हमारे बिलवेड लोग, हमारे जो प्रिय लोग हैं, वही लोग आके हमको टच कर पाते हैं। वैसे ही हमारा अपना एक इमोशनल बाउंड्री होना चाहिए। किसी भी फ्रेंड को हक मत दीजिए, किसी भी लवर को या अपने स्पाउस को भी हक मत दीजिए कि वो आपकी प्राइवेट लाइफ में एंटर करके आपसे कुछ पूछ सके। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं भी नहीं देती हूँ क्योंकि जहाँ पे मेरी लाइफ का सवाल है वहां पर वो भी इस बात को, मेरे हस्बैंड रिस्पेक्ट करते हैं कि कई चीजों के आंसर नीता नहीं दे रही है तो मतलब वो नहीं कहना चाह रही है, तो वो बिल्कुल बुरा नहीं मानते। तो वैसे ही हम अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने खास कर लवर्स और फ्रेंड्स के लिए मैं ये शब्द बोल रही हूँ, जो ये मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, आप बिल्कुल बता दीजिए कि ये मेरी इमोशनल बाउंड्री है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आपकी कोई दूसरी फ्रेंड आपको खोद खोद के पूछ रही है, आप बिल्कुल भी मत डिस्क्लोज करिए, क्योंकि चाणक्य ने भी कहा है कि, आपको याद होगा वो स्टेटमेंट, कब फ्रेंड आपका दुश्मन बन जाए आपको नहीं मालूम, तो अपनी हर चीज, अपने हर राज नहीं बताइए। और यदि सामने वाला आपको बता रहा है तो सुन लीजिए, आप उसको मॉरल सपोर्ट करिए, इमोशनल सपोर्ट करिए। पर यदि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आप नहीं बताना चाहते तो किसी फ्रेंड को हक नहीं है कि वो आपसे खोद के पूछे। मैंने अभी, मेरी एक फ्रेंड कह दे कि यदि मैंने उसको फोर्सफुली किसी को कहा हो कि तुम अपनी पास या अपने पेन को बताओ कि तुम क्यों दुखी हो, पूछते हैं हम फ्रेंड लोग, बात करते हैं ना कि क्यों अपसेट हो,
अगर सामने वाला बताता है तो ठीक, अगर नहीं बताता है तो मैंने कभी फोर्स नहीं किया। एक भी फ्रेंड मुझे लिख के बताया, कभी नहीं कहा मैंने। तो ये हमारी जो इमोशनल बाउंड्री है, उसके कारण हमारी जो प्राइवेट लाइफ है उसमें किसी का हक नहीं है कि कोई बोले। अपने हस्बैंड को, अपने फ्रेंड लोगों को, सब लोगों को अपनी इमोशनल बाउंड्री बता दीजिए कि यहाँ के बाद आपको एंटर नहीं करना है, मेरी लाइफ ऐसी है और यहाँ पर मैं इस तरह की बातों को नहीं पसंद करती। तो जैसे कम्युनिकेट करके बताएंगी ना, प्यार से, गुस्से से नहीं बताना कि देखो मेरे से ऐसे बात मत करो, ऐसा नहीं बताना है आपको ना। बहुत प्यार से कम्युनिकेट करके बताना है कि मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं है, मेरी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और इस तरह की बातें मुझे पसंद नहीं है। अगर तुमको ऐसे ही बात करनी है तो यहाँ पे हमको एक समझौते के साथ, फ्रेंडशिप या आपका जो क्या बोलते हैं, जो प्यार होता होगा लवर्स लोगों का, रिलेशनशिप, कोर्टशिप जो बोलते हैं, है ना, वहां पे एंड हो जाएगा। आप बिल्कुल वार्न कर दीजिए। अपनी इमोशनल बाउंड्री सामने वाले को बताना जरूरी है, क्योंकि हम अपने लिए आए हैं, दूसरों को खुश करने नहीं आए हैं, हम पीपल प्लीजर नहीं बनेंगे। तो आप अपनी इमोशनल बाउंड्री को खुद डिटरमाइन करिए कि ये है मेरी। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं, मेरी बेटी को मालूम है, और कुछ फ्रेंड लोगों को भी मैंने बता के रखा है, कुछ को बताना बाकी है। तो अपनी बाउंड्रीज बनाइए। और फॉरगिवनेस करना जरूरी है। फॉरगिवनेस हम दूसरे के लिए नहीं करते कि सामने वाला लायक है कि नहीं, हमको हील होना है। जिससे भी हम इमोशनली कनेक्ट हैं, एनर्जेटिकली कनेक्ट हैं, अगर हम उनके बारे में गलत सोचेंगे, गलत बोलेंगे, किसी के साथ चुगली करेंगे, तो हम अपने कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो फॉरगिव जब कर देंगे तो वो आपके कॉर्ड्स टूट जाएंगे और आपके दिमाग से वो निकल जाएगा। क्योंकि जब तक ये फॉरगिवनेस नहीं करेंगे, उसकी बार बार आपको याद आते रहेगी और आप एंटेंगल रहेंगे। उसके नेगेटिव थॉट्स भी आपके ऑरा में जाते रहेंगे। बहुत चीजें बता चुकी हूँ, बार बार क्यों सुनना चाहते हो, सब समझदार हो, है ना। तो हमको फॉरगिवनेस करनी है अपने लिए, सामने वाला लायक है या नहीं है। एक मैंने होपोनोपोनो आप लोगों को बताया था, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है रिलेशनशिप के मामले में। आपके रिलेशनशिप और आपके सराउंडिंग्स सबसे ज्यादा हील होते हैं। और रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने नहीं, एक आखिरी पॉइंट रह गया है कि जब होपोनोपोनो भी कर रहे हैं, आप उसको फॉरगिव भी कर रहे हैं, तो अब आपके पास एक चीज होनी चाहिए, अनंत संभावना की, मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। आपके लाइफ से एक लवर चला गया तो आपकी लाइफ में एक और लवर आ सकता है। वो कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा गाना है, माही तुम गा के सुनाना, मैं तो इतनी बेसुरी हूँ। एक सरस्वती चंद्रन का गाना है, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार ही सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। बहुत अच्छा गाना है, मैं पहले बहुत सुनती थी। ये मत सोचता कि मेरा कोई दिल विल टूट गया था तो मैं सुनती थी, मुझे पसंद था ये गाना। पर अभी मेरे प्लेलिस्ट में ये गाना नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे प्लेलिस्ट में सारे हैप्पी सॉन्ग्स होते हैं, कभी भी मैं कोई उदास वाला गाना नहीं सुनती। तो जब आपकी कोई लाइफ से चला गया ना, तो पॉसिबिलिटीज को याद रखना और इस गाने को जरूर सुनना। और जिन लोग के ब्रेकअप हो जाते हैं, उसके लिए मैं एक तकिया कलाम हमेशा यूज करती हूँ, क्योंकि कई लोग को जरूरत पड़ते रहती है मेरे से। कई लोग बोलते भी है ना कि तू न सही और सही, और न सही और सही, बस बोलते जाओ। अरे भाई, तुम चले गए तो और आ जाएगा कोई, वो नहीं आएगा तो कोई और आएगा, पर कोई ना कोई राइट पर्सन और उससे बेटर पर्सन आपकी लाइफ में जरूर आएगा। तो आप ये एफर्म जो तकिया कलाम में आप कर सकते हैं, गाने को सुनोगे तो आप और समझ जाओगे कि प्यार ही नहीं होता है लाइफ में। हम आते हैं प्यार देने लेने पर, सिर्फ प्यार ही देना लेना नहीं है, और भी बहुत से काम है ना। हाँ, सुप्रिया जी बहुत इंस्पायरिंग है, बिल्कुल। तो आप ये भी कर सकते हैं। और जब पॉसिबिलिटीज हैं और आपको मालूम है कि आप क्रिएटर हो, तो आपकी लाइफ से अगर कोई फ्रेंड गया है, कोई आपके हस्बैंड से आपका, कोई नहीं, मतलब जिस हस्बैंड से आपका डिवोर्स हुआ है उसके बदले आपके लिए लाइफ पार्टनर आ जाएगा। पॉसिबिलिटीज हैं, सिर्फ मांगने का तरीका आना चाहिए आपको। यूनिवर्स बहुत दयालु है, वो देने के लिए खड़ा है। पर हम तो रोते रहते हैं, विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। तो वो यूनिवर्स सोचता है ठीक है भाई, हो गया तो और कहीं और दे देते हैं इसको। हमको
किस तरीके से मांगना है वो सब आप लोगों को मालूम है, कि सिर्फ हमको उस पुराने थॉट की तरफ नहीं जाना है, और विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन के द्वारा उससे बेटर लवर, उससे बेटर हस्बैंड, उससे बेटर फ्रेंड अट्रैक्ट करना है। तो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, फेथ रखिए अपने ऊपर। क्योंकि रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने भी कहा था कि जब भी आपके जीवन में कोई इमोशनल घटना घटती है जिससे आप हर्ट हुए हो, तब आपके पास सिर्फ दो ही चॉइस होती है, जिसको कहता था मतलब इस मोमेंट को कहते थे मोमेंट ऑफ चॉइस, बता भी चुकी हूँ। एक होता है कि आप अपने को विक्टिम मानिए और रोइए कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। तो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और लाइफ को खुश नहीं रख पाएंगे। दूसरा होता है क्रिएटरशिप, कि यस, ये लेसन यूनिवर्स मुझे देना चाहता था और बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम पे दिया है, क्योंकि मैंने ही मांगा था। हमारी सोल ही हर चीज को सोल प्लान करके आती है कि मेरे को किस समय में कौन सा लेसन समझना है। तो ये आदमी आया है तो जरूर किसी कारण से आया है, और अब मैं क्रिएटर हूं। अगर मैंने इस प्रॉब्लम को क्रिएट किया है तो इसका सॉल्यूशन भी मुझे बनाना है। मैं इससे बेटर लवर, फ्रेंड, वो जो भी है, सिंबल बोल देती हूँ मैं, जो भी वो व्यक्ति है उसको अट्रैक्ट करूंगी। आप क्रिएटर बन के उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये लवर्स और फ्रेंड्स तो क्लियर था। तो चलिए मैं और पीपीटीज दिखा दूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही रहा हुआ है, कि हमको सबसे मेन चीज डिटैच होना है अपनी फैमिली पर्सन लोगों से, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा लगाव हमारे घर वालों के साथ होता है, चाहे बच्चे हो चाहे स्पाउस हो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लव, जो प्यार है, वो अटैचमेंट नहीं है। आप प्यार करिए अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, परंतु उसके लिए आपको कोई भी चीज नहीं करनी है, चाहे डोमिनेशन के रूप में, चाहे क्लिंगिंग के रूप में, चाहे किसी के भी रूप में। हर आत्मा अपने लिए आई है। जो खलील जिब्रान ने कहा था कि बच्चे आपके थ्रू आते हैं पर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आपको जब कोई आपके बच्चे, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि किसी की बेटी अगर अपने घर में से लड़ के वापस आती है, या अपनी मदर को फोन करके बताती है कि मेरे हस्बैंड गलत चल रहे हैं, या मेरी मदर इन लॉ गलत चल रही है, या जो सो एंड सो जो भी उसके प्रॉब्लम्स है, तो हम क्या करते हैं, हम जो ह्यूमन है अपने बच्चों से इतने अटैच होते हैं कि हम उनके पूरे घर को उसी की नजरों से देखते हैं। मैंने कहा था ना कि लव इज ब्लाइंड। तो हम उनके इन लॉस को भी उन्हीं की आंखों से देखने लग जाते हैं, और हमको लगता है हमारा बच्चा सही है और वो पूरा घर उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है। कितने कितने एग्जाम्पल मेरी अपनी फैमिली से रिलेटेड रिलेशन में मैंने देखे हैं, जिनकी मदर की इंटरफियरेंस के कारण बच्चों का डिवोर्स हो गया है। वो नहीं मानेंगे, परंतु बहुत जगह ये बात प्रूफ हो चुकी है। आपके भी बहुत रिलेशन में आपने देखा होगा, क्योंकि जरा बच्चे ने बोला तो मदर पूरे टाइम उसको ओवर प्रोटेक्ट होके उसके साथ उसको सपोर्ट करती है, और उसको बिल्कुल कह देती है कि मेरे घर आ जाओ बेटा, और बिल्कुल मैं तुमको अपने पास रख लूंगी। तो डिवोर्स अगर जेन्युइन कारण से है तो बिल्कुल आप अपने बच्चों का सपोर्ट करिए। अगर वाकई उसको फिजिकल अब्यूज हो रहा है, या इमोशनली उसको बहुत अब्यूज किया जा रहा है, तब आप, या सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा है, तब आप अपने बच्चे को सपोर्ट करिए। पर यदि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आ रहे हैं तो आप उसको एक सोल लेवल के रूप में डिटैच होके, कि वो एक आत्मा है, सिर्फ मेरे थ्रू आई है, पर उसकी अपनी जर्नी है। पता नहीं उसकी कौन कौन से बैगेजेस लेके आई है उसने, पता नहीं उस सास के साथ, उस हस्बैंड के साथ उसके कौन से कर्मास जुड़े हुए हैं। जब हम इस सोल लेवल पे देखेंगे तब हम जान पाएंगे कि सिर्फ हमारा बच्चा सही नहीं है, कई जगह हमारा बच्चा भी गलत होता है। तो तभी हम देख पाएंगे जब हम उनसे एक दूरी बना के रखेंगे। जैसे कल मैंने आपको कहा कि यदि आपके सामने कोई पेंटिंग आ जाए, तो अगर आप बिल्कुल सामने में पेंटिंग को रखेंगे तो आप उसमें गलतियां नहीं निकाल पाएंगे। अब जब आप उस पेंटिंग को थोड़ा दूर पे ले जाएंगे तो आपको गलतियां दिखेंगी। दूरी आपको एक दूसरे की कमी बताती है। तो जब आप अपने बच्चों को एक सोल लेवल पे रख के, दूर पे रख के देखेंगे, तो आप उनको सही सजेशन दे पाएंगे।
अगर आपके गलत सजेशन देने से उनकी जो बॉन्डिंग थी या उनका जो रिलेशनशिप था वो टूटा। देखिए, दोनों हस्बैंड वाइफ ने एक प्लान बना के आए थे कि दोनों अपनी जिंदगी साथ में बिताएंगे, पर पृथ्वी पर जब कोई चीजें ट्रिगर हो जाती हैं, पुरानी कुछ मेमोरीज या कुछ इम्प्रिंट्स के कारण ट्रिगर हो जाते हैं, डोमिनेशन आ जाता है, या जो भी कारण से रहा हो, ट्रिगर जब होते हैं, और उस समय उसकी मदर से उसने पूछा और उसकी मदर ने उसको गलत एडवाइस दिया, तो जो उनका सेपरेशन होगा उसका पूरा कर्मा उसकी मदर के साथ एंटेंगल हो जाएगा। उसकी मदर को वो चीज सहनी पड़ेगी जो उसने चाहा ही नहीं था इस पृथ्वी पर आने के पहले। पर हम यहाँ पर जो भ्रम में, जो माया में फंस जाते हैं, अपने बच्चों को गलत डिसाइड करने के लिए दे देते हैं, उनको ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, उनके कर्मा में जो हम दखल अंदाजी करके करते हैं, उसके कारण सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो चाहे आपका बेटा हो, चाहे उसके वाइफ के साथ उसके इश्यूज अच्छे नहीं हो, तब भी बेटे के भी हस्बैंड मदर पेरेंट्स लोगों को उतना ही डिटैच होकर समझना चाहिए कि कहाँ पे उसका बेटा गलत है। हो सकता है कि उसका बेटा बहुत ज्यादा अपनी वाइफ को डोमिनेट करके, मतलब तंग कर रहा हो, या जो भी कारण है, मेन रूट जो उनके लड़ाई का है वो तभी देख पाएंगे जब आप डिटैच होंगे। पर होता ये नहीं है। जैसे अर्जुन ने एक बार यक्ष को बहुत अच्छा आंसर दिया था, आप कहानी बताने का टाइम नहीं है मुझे, कि सबसे अद्भुत बात इंसान की सिर्फ यही है कि इंसान अपने अनुभव से नहीं सीख सकता, नहीं सीखता, और यही होता है। आपको मैं कितने भी बता दूं अपने अनुभव, दूसरों के अनुभव, आप सुनेंगे पर आप भूल जाएंगे। अपनी लाइफ में भी एक अनुभव हो जाएगा, तब भी उसको नहीं सीखेंगे, फिर आप अटैचमेंट में वही गलत काम करते जाएंगे। तो आपको अपने बेटे बेटियों से, अपने हस्बैंड से बिल्कुल अलग होके सोचना है। जब मेरे हस्बैंड के ऑफिस में कोई काम मतलब कुछ प्रॉब्लम आ जाता है और मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं, क्योंकि नेचुरली वो मेरे साथ शेयर करते हैं, तो जहां पर मुझे उनके ईगो का प्रॉब्लम दिखता है, मैं बिल्कुल उनको डिटैच होके ही देखती हूँ हमेशा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं बहुत ज्यादा ये साक्षी भाव को प्रैक्टिस करती हूँ, खासकर तब जब वो मुझे अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं। अपनी बेटी को भी एक डिस्टेंस पे रख के देखती हूँ कि उसका पैकेजेस, वो जो कर्मा के पैकेजेस लेके आई है, वो मेरा नहीं है, वो अपने लेके आई है। मेरे हस्बैंड जब बताते तो मैं बताती हूँ कि यहाँ पे श्री तुम्हारा ईगो प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं कहीं पे उनका कुछ और प्रॉब्लम आता है, वो भी मैं उनको मेंशन करती हूँ। कई बार वो सुनते हैं, कई बार हवा में उड़ा देते हैं, तो वो उनकी मर्जी। पर मैं कभी भी, जब मैं पूरी दुनिया को कर्म सिद्धांत सिखा रही हूँ, तो मैं, पहला फर्ज होगा मेरा कि मैं अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को कभी भी कोई गलत गाइड नहीं करूं, कभी भी कोई गलत सलाह नहीं दूं। मेरा गलत गाइड करने से वो शायद क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, पर मैं कर्मा में फंस जाऊंगी। तो एक सोल लेवल पे ही आपको देखना चाहिए। जब आप देखेंगे तभी आप उनकी गलती बताएंगे, और गलती बताने पर हमको सजेशन देना चाहिए, पर सपोर्ट नहीं देना है, सिर्फ आपको सजेशन देना है। कई बार बच्चे मानते हैं और कई बार बच्चे नहीं मानते हैं। मेरे भी बच्चे मेरे सामने कई बार गलती करते हैं, मैं देखती हूँ, उनको सजेस्ट करते रहती हूँ। 2-3 बार के बाद मैं बोलना बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये उनकी लाइफ है और उनका अपना माइंडसेट है। गलती करते हुए भी देख के मैं चुप रहती हूँ, सिर्फ इसलिए कि पृथ्वी सर नहीं, ये पूरे यूनिवर्स में लॉ है कि नो इंटरफियरेंस। मैं छोड़ देती हूँ। जैसे हम बच्चे को चलना सिखाते हैं, 10 बार वो गिरता है, फिर उठ के चलता है, हमको मालूम है कि चोट भी लग जाती है, उसके बावजूद हम उसको जमीन में छोड़ देते हैं कि तुम चलना सीखो, ताकि गिरेगा तभी तो संभलेगा और चलेगा। तो बिल्कुल यही बात मैं अपने बच्चों में करती हूँ कि दिख रहा है मुझे उनकी गलती, पर मैं छोड़ देती हूँ, गिरेंगे संभलेंगे, उनकी लर्निंग है। उनकी लर्निंग में एक रेडीमेड के रूप में उनको नहीं दे सकती, ये नहीं बता सकती कि ये तुम्हारी लर्निंग है। मैं बता भी दूंगी तो वो नहीं समझेंगे। जब चोट लगती है तभी आदमी समझता है। तो हम उनकी गलतियां बताएं, इंटरफियर नहीं करें, क्योंकि हर एक को अपने अपने कर्मा का बोझ ही इतना है। फिर हम अपने फैमिली मेंबर्स के क्यों उनको लें। हम पृथ्वी पर इस जन्म में सिर्फ एक दूसरे के साथ आए हैं, एक जन्म बिताने के लिए। जरूरी नहीं कि हमारे हर जन्म उन्हीं उन्हीं आत्माओं के साथ होगा। और जो हमारा प्यार है हमारे बच्चों से, हमारे हस्बैंड से, हमारे फ्रेंड से, वो एटर्नल लव है। वो यहाँ पर भी है और उस स्पिरिट वर्ल्ड में भी रहेगा।
पर रिश्ते एटर्नल नहीं है। रिश्ते आपकी सांस होने तक है। जिस दिन आपके सांस टूटे, आपके रिश्ते टूटे और आप फिर उस कर्म सिद्धांत के साथ उनके कर्मों के साथ मत जुड़िए। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि आप सिर्फ सजेशन ही गलत नहीं देते हैं। हाँ, सजेशन की बात पे याद आया कि इसीलिए मैरिज काउंसलर आज इतने अमीर हो गए हैं, क्योंकि मदर और फादर के पास अगर कोई बच्चा जाएगा अपने प्रॉब्लम्स लेके, तो हम इतने अटैच हो जाते हैं, हम जजमेंट करने लग जाते हैं। बच्चों को भी कई बार गलत बोलते हैं ना कि नहीं तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ गलत हो। वो जजमेंट सुनना भी नहीं चाहते हैं, और शायद इसीलिए अपने प्रॉब्लम से के अपने पेरेंट्स के पास न जाकर वो मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं, क्योंकि मैरिज काउंसलर एकदम एक डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, बिना जजमेंट किए उनको सही सलाह देता है। तो मैरिज काउंसलर्स के पास जाने से अच्छा है कि हम अपने बच्चों को समझें, बिना जजमेंट करे उनको सही सलाह दें। ऐसे ही कैरियर काउंसलर भी इसलिए आजकल ज्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को थोपते हैं अपने बच्चों के ऊपर कि नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें नहीं मालूम, क्योंकि ये गलती मैंने किया इसलिए मैं बता रही हूँ, तुम्हें नहीं मालूम इंजीनियर बनना है, क्योंकि मेरी बेटी फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, मैं बिल्कुल मना कर रही थी उसको कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, मैं तुमसे ज्यादा अनुभवी हूँ, मुझे मालूम है ये रेपुटेटेड जॉब है और तुमको ये काम नहीं करना है। हम थोपते हैं अपनी इच्छाओं पे। इसीलिए आजकल के जो बच्चे स्मार्ट हो गए हैं वो मैरिज कैरियर काउंसलर के पास जाते हैं, क्योंकि वहां पे काउंसलर की महत्वाकांक्षाएं उनके ऊपर नहीं थुकती हैं, वो सिर्फ उनके आईक्यू और उनके इंटरेस्ट को देख के करते हैं। तो यदि आप अपनी फैमिली की पावरफुल सोल बनना चाहती हैं, तो आपको डिटैचमेंट सीखना बहुत 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 जरूरी है। आप जब डिटैच होंगी, उनसे थोड़ी दूरी बनाएंगी, उनके साथ ममत्व के कारण, अंधे प्यार के कारण उनको गलत सलाह नहीं देगी, तो आप हर फील्ड में, फिर चाहे उनकी सक्सेस हो, चाहे उनके जॉब से रिलेटेड हो, चाहे उनकी एकेडमिक मार्क्स अच्छे आने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे उनके रिलेशनशिप इश्यूज हो, जो भी इश्यूज है, तभी आप उनको सही गाइड दे पाएंगे। तो सही गाइडेंस आप पावरफुल होके ही कर सकती हैं, और पावरफुल सोल वही होता है जो किसी से भी अटैच नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है। दूसरा, अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, तो आप बेटा हो या बेटी हो या कोई भी हो, तो पूरा घर हिल जाता है, बहुत पैनिक हो जाते हैं हम लोग, कई बार रोने लग जाते हैं। अगर रिलेशनशिप की भी इशू हो तो तभी भी मार होती है कि मेरी बच्ची के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी बच्ची के साथ ही क्यों हुआ। तब भी आप अच्छी वाइब्रेशन अपने बच्चों को नहीं दे रही हैं, चाहे उनके कोई भी हो। जब हमारा बच्चा बीमार है या सफर कर रहा है अपने किसी भी प्रॉब्लम के साथ, मतलब वो एनर्जी में कम हो गया है, वो अपने आप से द्वंद्व में लड़ रहा है, उसकी एनर्जी कम हो गई है, अब उसकी जो सराउंडिंग है उसको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन में रहना चाहिए जो उसकी हीलिंग करे। हीलिंग फिजिकली ही नहीं होती, इमोशनली और मॉरली भी होती है। तो यदि कोई बच्चा बीमार है तो पूरा घर परेशान हो जाता है। बच्चा बच्चा बेटा बेटा बार बार फीवर को जाके देख रहे हैं, कुछ ज्यादा ही प्यार कर रहे हैं, जहां पे 2 सूप बनते थे वहां पे 6 सूप बन रहे हैं। ये सब चीजें करके उनके सामने रो के पैनिक दिखा के आप उनको सिर्फ और सिर्फ पैनिक वाली वाइब्रेशन दे रही हैं। यदि आपके बच्चे को कोई कोविड भी हुआ है, तब भी आपको अपनी बैलेंसिंग बनाए रखना जरूरी है। अगर आप बैलेंस रहेंगे, आप काम रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, आप स्ट्रांग रहेंगे, तो वही वाइब्रेशन आपके बच्चे तक के जाएगा, आपके घर में रहेगी वाइब्रेशन, और वही उसकी फिजिकल हीलिंग में सहायता करेगी। आपके पैनिक होने से उसकी हीलिंग में और ज्यादा रुकावट आएगी, क्योंकि मैंने जैसे कहा, जिससे भी हम प्यार करते हैं, इमोशनली एनर्जेटिकली जुड़ जाते हैं। अगर हम पैनिक हैं तो वो वाइब्रेशन हमारे बच्चों तक, हमारे हस्बैंड, हमारी फैमिली के लोगों तक जाएगी ही। तो आपकी वाइब्रेशन उनको हील भी कर सकती है और उनकी हीलिंग को रोक भी सकती है। तो आपको डिसाइड करना है कि अपने फैमिली के साथ किस तरीके से आपको वाइब्रेशन देनी है। आखिरी है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज के टाइम के लिए सबसे ज्यादा है। फिर मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। अभी कोविड के टाइम में बहुत बहुत ज्यादा डेथ हो रही है, बहुत ज्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं। एक फकीर था, रिंझाई, रिंझाई था कि क्या था मुझे याद नहीं है, पर कुछ ऐसा ही नाम था। उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है और वहां के राजा उनसे मिलने जाते हैं।
तो राजा पूरे रास्ते भर सोचते हुए जाता है कि रिंझाई को मैं किस तरीके से सांत्वना दूंगा, क्योंकि पत्नी का इस बुढ़ापे में खोने का दर्द बहुत होता है। तो पूरे रास्ते भर सोचते हुए जाता है, और जब जाता है तो देखता है कि कुटिया के बाहर रिंझाई या जो भी फकीर है वो ढपली बजा रहा है और गाने गा रहा है। तो वो राजा को बड़ा आश्चर्य लगता है और शौक भी हो जाता है कि मैं तो पूरे रास्ते भर इसकी सांत्वना के वर्ड्स याद कर करके आ रहा हूँ। थोड़ी देर चुपचाप से बैठ जाता है। 5-10 मिनट के बाद जब उसके गीत वगैरह खत्म हो जाते हैं तो वो रिंझाई को कहता है कि ठीक है, मैं जान रहा हूँ कि तुम ज्ञानी पुरुष हो, पर फिर भी क्या ये शोभा देता है कि जो तुम्हारी अर्धांगिनी थी, आपकी इतनी सेवा करी, आज सुबह ही तो उसकी मृत्यु हुई है और तुम ये शाम को आप ढपली बजा रहे हैं? ये शोभा नहीं देता। ठीक है, आप दुख मत मनाइए, पर कम से कम ढपली तो मत बजाइए। तो रिंझाई उनको कहते हैं कि इसीलिए तो बजा रहा हूं, क्योंकि 30 साल तक के उस लेडी ने मेरी इतनी सेवा की, मुझे भोजन कराया, मुझे इतने अच्छे से मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ में मुझे हेल्प किया। तो जब उसने मेरी इतनी सेवा करी है तो क्या मैं विदाई रोकर करूं? मैं उसको विदाई इस तरीके से हंस के एक फेयरवेल दे रहा हूं। ये मेरा तरीका है कि मैं अपनी ग्रैटिट्यूड को उसको शो कर रहा हूं। तो देखिए, वो एक रिंझाई था। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? मैंने जैसे पहले भी कहा कि डिटैचमेंट मैंने सबसे ज्यादा ओशो से सीखा है। तो जब अनिश्चितता का नियम मुझे मालूम है, इस नश्वर संसार का नियम मुझे मालूम है, तो आप सोच सकते होंगे कि मैं अपने हस्बैंड से कितने बार इस बारे में डिस्कस करती होंगी, क्योंकि हम एक दूसरे को तैयार कर रहे हैं। कोविड के आने से हम तैयार नहीं कर रहे हैं, उसके पहले से ही हम तैयार कर रहे हैं कि हम जाएंगे तो हमको किस किस तरीके से रिचुअल पसंद है। ओशो ने डेथ को सेलिब्रेशन कहा है। उसने कहा है कि ये सेलिब्रेट करिए। ओशो की अगर डेथ की सेरेमनी अगर आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उनके पूरे सन्यासी नाच रहे थे उनकी चिता के सामने में, क्योंकि वो एक ग्रेजुएशन डे है हमारा। इस स्कूल में हमारी पढ़ाई खत्म हो गई और चले गए। तो जब मैं ओशो को इतना समझी तो मैं अपने बच्चों को कहती थी कि मेरे में ऐसा ऐसा करना। मैंने जैसे बाल देने के लिए मना किया है, कोई रिचुअल्स मेरे बच्चे नहीं फॉलो करेंगे। और मैंने कहा कि भाई पनीर बटर मसाला बनाना और ये सब करना, तो बच्चे बहुत अटैच है मेरे से, तो वो बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करते हैं कि क्या ये सेलिब्रेट सेलिब्रेट करते हो मम्मी, डेथ की बात मत करो। क्योंकि हम इंडियंस तो इतने मृत्यु से डरते हैं कि डेथ के बारे में बात करना अपशकुन मानते हैं, है ना। कोई किसी के डेथ के बारे में, बाप रे कैसे डेथ के बारे में बात कर रही है। पर जाना तो सबको है, वही तो चीज निश्चित है। अब मुझे ये भी नहीं मालूम, अब वो सती सावित्री की कहानियां आप छोड़ दीजिए ना। मेरे हस्बैंड पहले जाते हैं या मैं पहले जानती हूँ, हम दोनों नहीं जानते कि कौन जाएगा। पहला जाने वाला हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि वो सिर्फ पीछे पलट के देखेगा और आगे ट्रैवल करेगा, क्योंकि इतना मेडिटेशन और ज्ञान हम दोनों को मिल चुका है। जो पीछे छूट जाता है उसके लिए प्रॉब्लम होती है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। तो हम एक दूसरे को कोविड आने के पहले से ही तैयार करते हैं, और तैयार करते रहना चाहिए कि मुझे ये नहीं पसंद है, मेरी डेथ में ये मत करना, मेरी डेथ में ये मत करना। हम बहुत आराम से बात करते हैं और मस्ती भी बहुत करते हैं कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं मैं तो बाबा दूसरी शादी नहीं करूंगा, बस फ्रीडम को एंजॉय करूंगा। तो हम लोग बहुत अच्छे से इस चीज को हम लोग तैयार करते हैं। मेरे बच्चे तैयार नहीं होते, क्योंकि अभी शायद उनका अटैचमेंट हम लोगों से बहुत 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 ज्यादा है, तो वो मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं। पर मेरी जैसे इच्छा है, ठीक है मैडम, कि जैसे मेरी एक इच्छा है कि मैं जब इस दुनिया से जाऊं तो मेरा ग्रैंडसन एक मिसाल बने कि वो अपनी नानी को सबसे अच्छे से बाय कर सके। और ये कैसे होगा? चाहे हमारे स्पाउस जाए, चाहे हमारे बच्चे जाएं, या हम जाएं और हमारा ग्रैंड चिल्ड्रन हमको करे, वो कैसे होगा? वो सिर्फ होगा अपने आप को तैयार करने से और उस समझ से कि ये दुनिया नश्वर है। अभी कोविड के टाइम में जब मॉर्टेलिटी रेट इतनी ज्यादा बढ़ गई है, एक घर भी नहीं छूटा जिनके कोई क्लोज रिलेटिव नहीं डेथ हुई हो उसकी। तो मैं देख रही हूँ कि कई लोग, इसके पहले भी मैं देख रही थी, कई कई लोग कई कई टाइम तक के विलाप करते हैं।
मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी। जब मेरी मदर की डेथ हुई थी, मैं अपनी मम्मी से बहुत अटैच थी। 13 डेज तक के मैंने अपनी भाभी से स्लीपिंग पिल लेके खाया था, और 14 डेज के बाद मैं अपने जब घर चली गई थी, तभी भी मैं मेरे हस्बैंड के जाने के बाद जी भर के रो लेती थी और सारा दिन रोती थी। और सोच लीजिए, मेरी मदर की डेथ मेरी मैरिज एनिवर्सरी मतलब वेडिंग एनिवर्सरी के दिन हुई थी। तो 2-3 साल तक के मुझे गिल्ट होता था कि मेरी एनिवर्सरी मैं कैसे मनाऊं, क्योंकि ये जो हमारे दिमाग में रहता है ना कि मदर का, तो वो मैं नहीं मना पाती थी 2-3 साल तक के। और बहुत मुझे सपनों में आती थी मेरी मेरी मदर का चेहरा उनका आता था। तो मैंने अपने पंडित से पूछा, पंडित सब पागल होते हैं ना, तो वो मुझे कहे कि वो आपको आके तंग कर रही हैं, कुछ चीज रह गई होगी, आप एक मुट्ठी अनाज लेके अपने छत के ऊपर डाल दीजिए और अपनी मम्मी को सॉरी बोल के छोड़ दीजिए, तो आपकी मम्मी आना छोड़ देंगी सपने में। मैंने किया और वो हुआ भी। आज मैं उस पंडित को कभी मिल जाए मुझे वो, क्योंकि आज मैं समझ रही हूँ कि वो एस्ट्रल ट्रैवल करके मुझे समझाने आती थी, मुझे हील करने की कोशिश करती थी कि बेटा मैं अपनी जगह पे खुश हूँ, तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। वो तो मेरी हीलिंग के लिए आ रही थी, पर मैं तो रो रही थी पागलों के समान, और अपनी मम्मी को खुद आना छुड़वा दी। फिर मेरी सिस्टर की डेथ हुई, उसमें भी मैं बहुत रोई, और अपने को हील होने में, क्योंकि टाइम हील्स, धीरे धीरे हमको समय हील करते जाता है, धीरे धीरे मेरा भी दुख कम होते गया। जब मैं मेडिटेशन में आ गई, जब हम इन सब सिद्धांतों को, जो भी मैंने लिखा था आप सब जानते हैं, वो हम सब समझने लग जाते हैं, इस जीवन की सच्चाई को। तो जब मेरे ब्रदर की डेथ हुई या जब मेरे भतीजे की डेथ हुई, तब मैं बिल्कुल भी नहीं रोई। ऐसा नहीं था कि मैं उनको प्यार नहीं करती या उनको खोने से मुझे दुख नहीं हुआ, पर वो जो विलाप होता है, जो छोड़ने का डर होता है, वो नहीं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि शरीर नश्वर है, पर मेरा भाई अभी भी है, मेरा भतीजा आज भी है। यदि मैं उसको अभी भी प्यार से बुलाकर उसको मैं लव दूंगी, तो वो महसूस करेगा, और शायद कई बार वो लोग आके मुझे प्यार देते भी हों। हम क्या करते हैं, जिनको भी हम प्यार करते हैं उसको सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म में ही देखना पसंद करते हैं, कि उसको जाके हम हक करें, किस करें, प्यार करें। तो हमारा सोच बहुत छोटी है, हमको उनको फिजिकल बाउंड्री से बियॉन्ड देखना है। तो मैं अपने भतीजे की और अपने भाई की डेथ में नहीं रोई, पर जब उनको लेके जा रहे थे तो मेरी आंखें जरूर नम हुई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो पुरानी यादें थी कि वो मुझे किस तरीके से प्यार करते थे, वो ताजा हो गई। तो हमारे जब भी कोई प्रियजन जाते हैं, तो हम सभी लोग कितना भी मेडिटेशन कर लें, हम उनको विदा नहीं कर पाते। हमको जो भी इंसान जा रहा है हमारी लाइफ से, उसको विदा करना सीखना चाहिए, उनके सोल प्लान का रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान, हर व्यक्ति अपनी डेथ को खुद ही चुनता है। जैसे मैंने कहा, भगवान बुद्ध ने अपनी चुना, महावीर ने अपनी चुना, हमारे भाई, हमारे पेरेंट्स, हमारे बिलवेड लोग अपना अपना सोल प्लान अपनी अपनी बीमारी के रूप में लेके आएंगे। और जब वो जा रहे हैं, चाहे कोविड से जाए चाहे कैंसर से जाए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए कि वो जा रहे हैं। हमको इतना स्ट्रांग बनना चाहिए, चाहे आप रिंझाई के समान ढपली ना बजा सके, चाहे ओशो के सन्यासी के समान आप नाच ना सके, पर कम से कम आप एक लविंग वाइब्रेशन के द्वारा तो उनको भेजिए। कहा जाता है, लॉब्सन रामपा ने अपनी बुक में जो मैंने ट्रांसलेट किया था, उसमें पूरा एक चैप्टर डेथ के ऊपर था, और वो बेहतरीन चैप्टर था कि जब भी आप अपने बेलवेट लोगों को याद करके रोते हैं दहाड़े मार मार के, तो वो वापस आते हैं, और कई बार तो वो अर्थली बाउंड बन जाते हैं, क्योंकि वो आपके प्यार को खोना नहीं चाहते। तो उनकी आगे की ट्रैवल को आप रोक देते हैं। इसलिए आपको कभी भी उनका नाम लेके उनको रोना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि वो नहीं भी रुके, चले भी गए, चलिए मान लीजिए एस्ट्रल वर्ल्ड में वो चले भी गए, अगर आप रोएंगे उनका नाम याद करके, तो वो बार बार अर्थ पे आएंगे, क्योंकि अपना नाम, हमारी एनर्जी उनके साथ जुड़ी हुई है,
है ना, हम सभी कनेक्टेड है, और जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे तो सबसे ज्यादा। तो वो बार बार अर्थ में आएंगे, और उस समय शायद वो कुछ काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ही हम काम नहीं करते, वहां भी हम काम करते हैं, वहां पे भी हम लर्निंग करते हैं, वहां पे भी हम सिखाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, पृथ्वी पर है, बिल्कुल वैसे ही स्पिरिट वर्ल्ड में भी सब काम होते हैं। तो उस समय जब वो काम करते हैं तो वो यहाँ आते हैं, और हमको दुखी देख के वो और दुखी होते हैं। एक तो उनको पृथ्वी पर आना भारीपन लगता है, क्योंकि वो लाइट बॉडीज हैं। लाइट बॉडीज जब इस 3D डायमेंशन में आता है तो उनको हर्ट होता है, उनको दुख होता है। दूसरा, हम दुखी हैं उसको देख के वो और दुखी होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इनडायरेक्टली आप उनको रोककर कितना पेन पहुंचा रहे हैं। इतना मेडिटेशन, इतना ज्ञान लेने के बाद अगर आपका दिल इतना बड़ा नहीं हुआ कि आप उनको बाय कर सके, तो फिर मेडिटेशन करने का कोई अर्थ नहीं है, कुछ भी अर्थ नहीं है। मेरी फ्रेंड 2-3 दिन पहले, मुझे एक फ्रेंड ने फोन करके कहा कि मैडम मैं 8 दिन से रो रही हूँ, क्योंकि 15 दिन के अंतराल में मेरी मदर और मेरे ब्रदर की डेथ हो गई है। मैं उनसे उबर नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। वो 2008 से मेडिटेशन कर रही थी। तो मैंने कहा तुम क्या मेडिटेशन कर रहे हो, मैं तुमको जज नहीं कर रही हूँ, पर तुम एक बात सोचो, तुमको क्या ज्ञान नहीं मिला है कि वो शरीर नहीं है, सिर्फ अपना एक कपड़ा छोड़कर चले गए, पर दूसरा कपड़ा उनके पास रहेगा। और आपका जो वो प्यार है वो एटर्नल है। आप उनको अभी भी प्यार भेज सकती है, वो भी आपको प्यार भेज सकते हैं। सिर्फ आप उनको एक शरीर के रूप में प्यार कर रही है, अपनी मदर और ब्रदर को। बहुत चिल्लाई थी उसको, फिर मैंने बहुत प्यार से उसको समझाया भी, वो कुछ समझी भी फिर, क्योंकि थोड़ी देर के बाद उसका व्हाट्सएप मैसेज आया मेरे पास कि दी मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया है, और मैं कोशिश करूंगी कि उनको एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ ही याद करूं और रोऊंगी। तो न तो हमें कोई गंदी वाइब्रेशन देनी है और ना ही रोना है। मेरी एक कजिन की हस्बैंड की डेथ हुई थी। उसका हस्बैंड बहुत जवानी में चला गया था, और वो जब हम उनके घर में गए तो वो बिल्कुल भी नहीं रो रही थी, बहुत बैलेंस थी। मालूम था कि दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, पर जब वो रो नहीं रही थी तो हमारे पूरे रिश्तेदार बोलते हैं कि ये कैसा प्यार था, इतना प्यार करता था उसका हस्बैंड और ये रो भी नहीं रही है। रो के उसके तो आंखों में आंसू भी नहीं आ रहे हैं, चुपचाप से वो बैठी है, एकदम शॉक्ड नहीं थी पर बैठी थी चुपचाप से। फिर जब शाम को मैं भी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई थी, मुझे मालूम था कि रोना नहीं है, क्योंकि मैं भी अपने ब्रदर की डेथ में नहीं रोई थी, ये उसके पहले की घटना है। तो जब शाम को उनके घर में सत्संग हुआ और उन्होंने हमसे कहा कि हमारे घर में आज हमारे गुरु का है सत्संग, आप आना, तो मैं जब गई शाम को, उस समय मुझे उसकी पूरी पिक्चर क्लियर हो गई कि वो क्यों नहीं रोई। वो जो धर्म को मानती थी, संप्रदाय को मानती थी, गुरु पंथ को, वो बहुत ज्ञान का था, जो जैसा हमारा है वैसे ही पंथ अलग है, पर ज्ञान तो सब जगह वही है। और बहुत उसने अच्छे से इस ज्ञान को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया था कि जब उसके हस्बैंड गए तो उसने बहुत ही अच्छे से बैलेंस रख के अपने को उसको बाय किया। इसका अर्थ ये नहीं कि वो प्यार नहीं करती अपने हस्बैंड को, क्योंकि फेसबुक में जब भी मैं उसके मैसेजेस देखती हूँ तो मुझे मालूम है कि कहीं ना कहीं बहुत वो अपने हस्बैंड को मिस करती है, पर हमेशा एक पॉजिटिव और लविंग मैसेजेस भेजती है। वो कंप्लेनिंग मोड में नहीं रहती है। जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ज्ञानी है, तो कोई यूनिवर्स से वो शिकायत नहीं करती कि मेरा हस्बैंड मुझसे छीन लिया। बहुत पॉजिटिव तरीके से वो मैसेजेस भेजती है, और वो इतने प्यारे होते हैं कि मेरी आंखें गीली हो जाती हैं। आप बताइए, उस दिन जब मैंने उसको शाम को सत्संग सुना था, मेरे मन में उसके लिए इतना रिस्पेक्ट हो गया था कि आप उस लेवल तक के पहुंच गए हो। देखिए, भाई को, भतीजे को, शायद मैं खुद भी कहूंगी विदा करना तो भी इजी है, पर हस्बैंड को इस तरीके से विदा करना, आप किस लेवल पे पहुंच गए हो कि आपका आधा शरीर आपको छोड़ के जा रहा है और आपने आपको बैलेंस करके रख रहे हो। तो मेरे मन में उसके लिए बहुत बहुत रिस्पेक्ट हो गया। फिर मेरी एक फ्रेंड का जिक्र करूंगी, ये जो डेथ का इमोशनल डिटैचमेंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमको अपने डिपार्टेड सोल्स, जो हमारे बिलेवेड लोगों की जाती है, उनसे भी हमको इमोशनली डिटैचमेंट लेना है। ये जो स्लाइड में आपको दिखा रही थी, मेरी एक फ्रेंड के हस्बैंड की डेथ हो गई, और अभी शायद वो नहीं है, पर मुझे मालूम है कि वो मेरा वीडियो हमेशा हमेशा देखती है, क्योंकि उसके फीडबैक मुझे आते रहते हैं। तो मुझे 15-20 दिन पहले एक बार फोन करके कहा कि दी, वो
काफी डिस्टर्ब है अपने हस्बैंड की डेथ के बाद, और उसकी एक ही बेटी है, उसके हस्बैंड भी डॉक्टर थे, उसकी बेटी भी डॉक्टर है, वो समझ गई होगी। उसकी बेटी भी डॉक्टर है, तो उसको अभी कोविड पेशेंट लोगों की निगरानी के लिए उसको भेज रहे हैं, उसकी बेटी को। अब उसके मन में सारा टाइम एक ही डर है कि मेरी बेटी को मैं कैसे बचाऊं, मैं कैसे उसको वाइट चैनलिंग करूं, क्या भेजूं दीदी, कैसे करूं मैं कि बस मेरी बेटी सेफ रहे। 24 घंटे उसको वही चिंता है। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, तुम वाइट चैनलिंग कर रहे हो, तुम सब कुछ कर लो, तुमको जो करना है, और एफर्मेशन करके और एक और का जो भी मुझे बताना था मैंने बता दिया कि ऐसे कर लो। पर मैंने कहा कि देखो तुम फिर से मेडिटेशन बढ़ाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसका नाम लेके बोली कि बेटा तू कहीं ना कहीं तो चूक रही है। तो बोली नहीं मैं नहीं कर पाती, क्योंकि वो गुरु ग्रंथ साहब को बहुत मानती है, तो कम करती है, पर फिर भी अभी करना शुरू करी है। मैं छोड़ दी, और उसकी फोन जब मैंने रखा तो मैं 10 मिनट तक की ये सोचती रही कि जहां पे एक यूनिवर्स उसको एक लेसन देना चाह रहा था इमोशनल इंडिपेंडेंट बनने का, उसके हस्बैंड को छीन कर जब यूनिवर्स ने दिया, क्योंकि चाहे विडो हो, चाहे विडोवर हो, चाहे लवर के जाने का हो, चाहे किसी फ्रेंड के जाने का हो, सोल प्लान करती ही तब है जब उसको इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना रहता है। तो हो सकता है उसका ये लेसन हो कि मैं अपने हस्बैंड को खोके इमोशनली इंडिपेंडेंट बनूंगी, पर क्या किया उसने, उस लेसन को पढ़ा, अपना पूरा इमोशन, अपना पूरा अटैचमेंट जो हस्बैंड से छूट गया था अपनी बेटी के ऊपर ला ली। क्या मिला उसको, वो क्या लेसन पूरा करी। फिर इस इमोशनल इंडिपेंडेंट को चुनने के लिए फिर उसको एक जन्म लेना पड़ेगा। क्यों हम अपने अनुभव से नहीं सीखते हैं। अगर वो अपने पति को नहीं बचा पाई, अपने हस्बैंड को नहीं रोक पाई, तो क्या वो अपनी बेटी को रोक पाएगी। इस दुनिया में कोई किसी को नहीं रोक पाया। ये जो सती सावित्री का आप लोगों को ये जो पुराण में बताया है, मुझे नहीं मालूम कि उसके पीछे फंडा क्या है, पर ये कलयुग में मैं नहीं सोचती कि सती जी आएंगी और करेंगी। अब वो कंट्रोवर्शियल बात नहीं करेंगे, हम किसी को रोक नहीं सकते। हर डेथ हमारी कोई ना कोई एक लर्निंग होती है, या तो कर्मा का एक बैलेंस होता है। क्योंकि यदि मान लो मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ के अलग भाग गई अपने किसी के साथ, है ना, मैं अपने हस्बैंड को छोड़ दी, वो अबेंडेंट वाला लेसन मुझे अपने हस्बैंड से किसी न किसी रूप में मिलेगा। और कई बार अबेंडेंट हो या रिजेक्शन हो, कई बार हम डेथ के रूप में भी चूज करते हैं। इतने इतने सोल लेसन्स हैं, उसको अगर मैं बताने भी बैठूंगी तो रात तक के मेरा कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि योर सोल गिफ्ट पढ़िए, आपका नॉलेज आप एक बिगर पिक्चर में देख पाएंगे अपनी लाइफ को। हर चीज के पीछे कारण है। यहाँ पूरी पृथ्वी कॉज एंड इफेक्ट से चल रही है। यदि आज मेरी लाइफ में कोई फ्रेंड जा रही है तो कहीं ना कहीं कॉज है और कहीं ना कहीं इफेक्ट है। यदि आपका कोई बिलीवर्ड आपकी लाइफ से हमेशा के लिए मृत्यु के द्वारा जा रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज और इफेक्ट है। चाहे वो आपकी लर्निंग हो, चाहे कोई लेसन हो, या जो भी आपका, मुझे नहीं मालूम। आप उस चीज को महसूस तो करिए, आप लर्निंग को समझने की तो कोशिश करिए। बस विलाप करने में हम अपनी पूरी लाइफ को बिता देते हैं, और जो लर्निंग है फिर छोड़ देते हैं। इसीलिए तो एक आत्मा को 400-500 जन्म के बाद मोक्ष नहीं मिलता, 1,000 जन्म लेने पड़ते हैं मोक्ष के लिए। तो यदि आप लोगों ने नहीं सीखा अपने बिलवेड को भेजना और तैयार नहीं हुए, समझ गए ना, डिटैच फ्रॉम डिपार्टेड सोल, आपके लव्ड वन जो हैं, उसको आपको जरूर करना है। सिर्फ उसके लिए नहीं, आपकी अपनी हीलिंग और अपनी लर्निंग के लिए। तो ये हमको अभी कोविड के टाइम में ज्यादा काम आएगा, आप लोग समझिएगा। मैं जल्दी से 2 स्लाइड बताऊंगी, ये छोड़ देती हूँ, अभी टाइम बहुत हो गया है। कि हमारी जो अंदर की यात्रा है वही आपको कंप्लीट रखती है। जो अपूर्णता का हमको भाव रहता है कि मैं कंप्लीट नहीं हूं, वो सिर्फ हमारे मेडिटेशन से ही जाएगी। बाकी हर चीज सिर्फ हमारे को एक रिफ्लेक्शन है, एक तरीके से कहना चाहिए आभास देता है कि हम खुश हैं। बाकी अंदर की खुशी ही, आपकी अंदर की खुशी ही वास्तव में खुशी है। और ये चीज जो आपका इनर फुलनेस है, वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता।
जैसे लॉब्सन रामपा ने भी कहा था कि इस दुनिया से आप कुछ भी नहीं लेके जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपना ज्ञान। और ये ज्ञान जो हमको अनुभव के द्वारा आता है, वो अनुभव जो हम प्लान करके आते हैं, पर माया और 3 डायमेंशनल में हम भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये डिपार्टेड वाला लिखा कि हमारे कोई भी प्यारा इंसान जब हमसे विदा लेता है तो प्लीज, अगर रिंझाई नहीं बन सकते तो कम से कम इतना अपने को बैलेंस करिए कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखे। और इसके लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना है, अपने फैमिली मेंबर्स को तैयार कराना है। सिर्फ कोविड के कारण मैं नहीं कह रही हूँ, जैसे मैं बार बार बोली कि सिर्फ एक मृत्यु निश्चित है, पर वो कब आएगी वही अनिश्चित है। कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है। कोविड तो एक बहाना है, एक नाम है। तो हमको अपने घर वालों को भी तैयार करना है, अपने बच्चों को भी, और वो भी तैयार करना है कि सिर्फ हमारी मृत्यु से अलगाव को ही, दुख को नहीं सहन करें, पर जो ये इमोशनल डिटैचमेंट है वो भी। क्योंकि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल जरूर शेयर करना चाहूंगी, मुझे मालूम है कि टाइम बहुत हो गया है। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और करती हूँ। मेरी और उसकी रोज बात होती थी। कोटा गया, फिर आईआईटी दिल्ली में जब उसने एडमिशन लिया तब भी हम लोग रोज बात करते थे, पर किसी कारणवश से उसने 3 दिन मुझसे बात नहीं किया, क्योंकि फाइन आर्ट्स में उसकी वो सेक्रेटरी बन गया था और एनुअल फंक्शन के कारण स्टेज सजा रहा था। तो 3 दिन उसने मेरी फोन पिकअप नहीं किया, बाकी दिन तो क्लासेस रहती हैं, रात को स्टेज सजाता था। तीसरे दिन मैं रो रो के अपनी डॉटर को फोन करी, जो बैंगलोर में रहती थी, कि बेटा मेरा 3 दिन से सुमय से बात नहीं हुई है, वो मेरी फोन नहीं उठा रहा है, और मैं रो रो के पागल हो चुकी थी। और मेरी बेटी को उसके फ्रेंड का नंबर मालूम था, मुझे भी मालूम था, पर मैंने उसको नहीं किया था। मेरी डॉटर ने उसके फ्रेंड को फोन किया और अपने ब्रदर को बहुत बहुत डांटा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मम्मी इतना प्यार करती है हम लोग को और तुम 3 दिन से बात नहीं कर रहे। तो मेरा बेटा कपकपा गया, वो तुरंत अपने रूम की तरफ गया, क्योंकि स्टेज सजाते समय अपने रूम में छोड़ के जाता था फोन। तुरंत वो दौड़ के गया और मोबाइल में मेरे को 7-8 मिनट के बाद ही या 10 मिनट के बाद उसकी फोन आ गई थी कि मम्मा मम्मा सॉरी, मैं बिजी था और मैंने आपको हर्ट किया, मम्मा सॉरी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, मैं पहले बात कर लूंगा फिर जाऊंगा। और उस समय मैं बड़ा खुश हो गई कि देखा, आखिर मेरे बेटे ने मुझे याद किया। और उस दिन मुझे रात को बड़ी अच्छी नींद आई। आज जब वो इंसिडेंट को सोचती हूँ तो मुझे अपने आप पे शर्म आती है, क्योंकि लॉब्सन रामपा ने अपनी बुक में बहुत अच्छी चीज में एक चैप्टर में लिखा था कि ये जो क्लिंगिंग है हमारे बच्चों के प्रति, वो उनको इतना गिल्ट देती है। क्योंकि जब मैं ट्रांसलेट कर रही थी वो सेंटेंस को, और अचानक मेरे को ये चीजें रिकॉल हो गई थी कि यस, मेरा बेटा भी नर्वस था। और अभी भी जब वो अमेरिका गया था तो पूरी कोशिश करता था कि वो मुझे फोन करे, पर तब तक के मैं इतनी अपने आप में बिजी हो गई थी कि मैंने उसको रिलीज कर दिया कि बेटा अब हम रोज बात नहीं करेंगे, क्योंकि टाइमिंग्स अलग अलग हैं और हम जानते हैं एक दूसरे से कि हम खुश हैं, और यदि कोई अर्जेंट काम होगा तो हम टेक्स्ट मैसेज करेंगे। मैसेज भी करते ही रहते हैं 2-3 दिन की आड़ में, पर डेली हम बात नहीं करेंगे। तुम भी अपनी लाइफ में बिजी हो, मैं भी अपनी लाइफ में बिजी हूँ। मेरा बेटा एकदम खुश हो गया। उस समय वो खुश नहीं हुआ था जब उसने मुझे 3 दिन के बाद फोन किया था, क्योंकि वो जो गिल्ट हम देते हैं ना, ये जो हमने बच्चों को सिखा के रखा है कि माँ बाप का सम्मान करो, माँ बाप का सम्मान करो, बच्चे उस बिलीफ सिस्टम के अंदर दब गए हैं। इसीलिए कई बार बच्चे सिर्फ इसलिए अपने पेरेंट्स को फोन करते हैं या पेरेंट्स के घर जाते हैं क्योंकि उनको गिल्ट होता है कि यदि हम अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं देंगे तो हम पाप कर रहे हैं। इतनी खूबसूरती से लॉब्सन रामपा ने समझाया उस दिन, मतलब मुझे रोना आ रहा था कि मैं कैसी थी, कैसे अपने बच्चों को बांध के रखती थी। और मैंने अब जब रिलीज कर दिया अपने दोनों बच्चों को कि कोई मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुमको जब मुझसे बात करना हो तब करना, मैं कोई बंधन नहीं रखूंगी। क्योंकि क्लिंगिंग जो हम पकड़ते हैं अपने बच्चे को, जो पॉजिटिव रखते हैं कि नहीं तुमको हमारे साथ टाइम स्पेंड करना है, ये बंधन है उनके गले का, और उसका कारण हम बनते हैं उनके गिल्ट का। गिल्ट की वाइब्रेशन आप खुद बताइए, बच्चा जब गिल्ट में जाएगा आपके कारण, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? मैंने जब दोनों बच्चों को रिलीज किया तो मैं देख रही हूं कि मेरे बच्चे मेरे से ज्यादा प्यार कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उस प्यार में फ्रीडम है।
मैंने बिल्कुल बांध के नहीं रखा है कि इस दिन मुझे बात करना है, संडे संडे बात करना है, मंडे मंडे नहीं। जब बात करने का मन होता है हम एक दूसरे को फोन कर लेते हैं या मैसेज कर देते हैं कि बेटा फ्री हो तो बात करना। तो जो हमारा ये जो बंधन है ना, वो सबसे ज्यादा हमारे बच्चों पे और अपने स्पाउस पे भी रहता है। मैं भी थोड़ा सा हूँ कि मेरे हस्बैंड भी मेरे से बहुत ज्यादा अटैच हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड, ये अब मैं आराम से बोल है, मेरे हस्बैंड मेरे से बहुत अटैच हैं और कभी कभी मुझे भी वो बंधन लगता है। मुझे मालूम है कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर हर एक इंसान को अपनी एक स्पेस चाहिए, अपनी एक समझ जाइए आप। ऐसा नहीं है कि वो मुझे स्पेस नहीं देते या फ्रीडम नहीं देते, पर फिर भी कहीं कहीं पे बंधन होता है। तो आज से जो इतना 2 दिन मैंने इतनी देर तक के बोला है, उससे थोड़ा सा आप समझ के अपने परिवार वालों को फ्रीडम दे दो। उनको फ्रीडम दोगे तो आप भी फ्रीडम में रहोगे। बंधन से ही मुक्ति हमारा मेन है, और जिस दिन हम इस यहीं पे जीते जी बंधन से मुक्त हो गए, तो पृथ्वी पर आना भी नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास कोई आसक्ति, कोई डिजायर नहीं रहेगी। और दूसरी बात है, हमारी लाइफ बहुत बहुत ब्लिसफुल हो जाएगी, जैसे मैं अभी जी रही हूँ। मेरे में कोई अटैचमेंट, जो छोटे मोटे हैं ना, वो क्या बोलते हैं, हाथी निकल गई पूंछ रह गई, बस वो थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी अभी कुछ एक महीने में नीता कर लेगी। तो चलिए, आज से आप लोग डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करिए, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो मैं आप लोगों के लिए आंसर देने के लिए तैयार हूँ। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।